Hello everyone. यदि मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं तो आप हैंड रेज करके एक बार इस कारवा को आगे बढ़ाने की अनुमति आप मुझे दें। सभी का स्वागत है आज के इस हॉट प्रोग्राम में जिसका नाम ब्रेन फ्यूल रखा गया है। आई थिंक सभी लोगों की आवाज सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। 2 मिनट में सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, मुझ तक आसानी से पहुंच पा रही है आपकी आवाज और मैं बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहा हूँ आपको। आई थिंक बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं और YouTube लाइव भी आई थिंक हो ही चुका है। तो जी मैं देख पा रहा हूँ YouTube पे नेटवर्किंग पे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप अपनी टीम को वहां से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। इस सेशन में दोनों जगह पे जूम पे भी और उस पे भी ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सो वंस अगेन सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी जितने लोग हमें देख पा रहे हैं सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में यानी कि हमने सर से स्पेशली एक टाइम मांगा था कि सर हम कुछ जो मार्केट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे काम करने के तरीके के बारे में, हमारे प्लान के बारे में या आने वाली प्लानिंग्स के बारे में। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं सर आपका। आपने ये अपना कीमती इतने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। और आई थिंक मैं सिक्योर भी करना चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, जितने मेरे से सवालात मार्केट से आए, जो भी लोग मेरे से प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कनेक्ट होते थे, उन्होंने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे लास्ट 15 या 20 दिन में, सारे क्वेश्चन मैंने एक पूरा क्वेश्चनेरियर तैयार किया है। आई थिंक आपसे बेहतर उन क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि मैं बहुत सर से कड़वे क्वेश्चन भी पूछूंगा और हमारे जो मार्केट में सवालात हैं या जो लोग हम ओके लाइफ केयर के बारे में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलते हैं, वो जो सारी चीजें क्वारी जा रही हैं वो सारी आज इस सेशन में हम लेने वाले हैं। 1-2 मिनट का सर हम आपसे माफी चाहेंगे, 1-2 मिनट का डिले रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को। तो मैं चाहता हूँ वो आपका जो कीमती समय हमें मिला है वो मिस ना करें। तो आपकी इजाजत है तो हम 2 मिनट इसको थोड़ा सा ले लेते हैं कि भाई लोग ज्वाइन कर जाएं तब तक। नहीं बिल्कुल लीजिए। और तब तक मेरा मानना यह है कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितनी भी चीजें जो मार्केट है आजकल हम 1-to-1 नहीं कर पाते हैं, सेमिनार्स नहीं कर पाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं कर पाते हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारे ह्यूमर्स, बहुत सारी एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस का दौर है, बहुत अलग तरीके से अग्रेसिव और नए तरीके का मार्केटिंग मार्केट में हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों को अपडेटेड भी होना चाहिए और हम लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आई थिंक इसीलिए हमने बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह पाए, बट उन सभी दर्शकों के लिए, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि आपके साथ डायरेक्टली जो उनके सवालात हैं आपसे डायरेक्टली हम पूछें और वो उनके आई थिंक आंसर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसलिए हम सारे ऑडियंस डीके सर का वेलकम करेंगे। और वेलकम वो स्टेज वाला तो होता नहीं है, पर आपके सामने एक स्टेज वाला हथियार है जिस पे लिखा हुआ है रेज योर हैंड्स। तो हम अपने ग्रेट सीईओ सर का स्वागत करते हैं। आप अपने रेज योर हैंड्स वाले बटन को दबा के सर का स्वागत करें कि हम इस कारवा को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि जनता जनार्दन के बिना, उनकी अनुमति के बिना मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूं। तो आपका हैंड रेज मुझे दिख पा रहा है और आपकी अनुमति के बाद ही हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो वेलकम है सभी डिस्ट्रीब्यूटर का, सभी अटेंडी का, जो भी पार्टिसिपेंट हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से। और सर हम सभी आपका वेलकम करना चाहते हैं आज के इस ब्रेन फ्यूल वाले सेशन पे। पिछली बार आप हार्ट फ्यूल क्योंकि आप कंफ्यूजन में डाल देते हो कि लोग फील करते हैं कभी ये डीके सर कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो नहीं लगा रहे, पर मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है कि हार्ट और यदि कोऑर्डिनेटली काम करें
तो वो कोई भी काम आसान हो सकता है। तो आपने ये आपका इस हार्टफुल पे स्वागत है कि आज आप दिल की बातें करेंगे। थैंक यू। मेरा मानना ये है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो जिन ऑर्गन्स पे काम करते हैं, आपकी ट्रेनिंग भी उन ऑर्गन्स पे काम करने वाली होनी चाहिए। थैंक यू तभी सो मच आप सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। जितनी मेहनत आपने प्रोडक्ट पे की है, जितनी ईमानदारी से आपने प्रोडक्ट बनाए हैं आप लोगों ने, मैं उम्मीद करूंगा उतनी ही ईमानदारी से आज हम इस सवाल और जवाब के सेशन यानी हार्टफुल लोगों के मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट के लिए ये सेशन रहे। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री आज आपकी इस सेशन को देखेगी, वो लोग भी देखेंगे जो आपके साथ काम करते हैं, वो भी देखेंगे जो आपके खिलाफ काम करते हैं, वो भी देखेंगे जो इस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो लोग भी देखेंगे जो इस इंडस्ट्री के खिलाफ काम करते हैं। तो बट ऑब्वियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ ही किसी भी काम को किया जा सकता है। तो उसी लिए आज मैं चाहता था कि ये जो सेशन आपके साथ होगा इसका नाम भी हार्टफुल रहे, ताकि लोगों तक वो फ्यूल पहुंचे जिस फ्यूल की इस इंडस्ट्री को और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हार्ट को जरूरत है। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। तो हम इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओके लाइफ केयर की जो शुरुआत है, वो जब ये डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई सितंबर में 2016 की, वो सन था, उसी सन में यानी कि 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद ओके लाइफ केयर की नींव रखी गई। यानी कि 2 नवंबर 2016 से ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री में एक अपना योगदान दे पा रही है, और लगभग 3.25 साल का जो सफर अभी तक का तय किया है, तो बड़ा ये बोलो कि बड़ा संघर्ष का भी रहा है और बड़ा सेलिब्रेशन का भी रहा। दोनों चीजें ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की आज अचीवमेंट देख के लगता है कि जो संघर्ष हमने किया था, जो विचारधारा डीके सर लेके चले थे, उस विचारधारा का जो रिजल्ट है, उस विचारधारा का जो सेलिब्रेशन है, या उस विचारधारा का जो डोमिनेंस है, आज मार्केट में हम देखने को मिल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं। ओके लाइफ केयर ही नहीं रही है, ये लोगों की आवाज बन गई है। मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट नाउ एक कदम आगे हैं हम, ये तो हमारा नारा था ही। राइट नाउ सर, आपने जो विचारधारा रखी थी, लोगों की ये वॉइस भी बन गई है। राइट नाउ ओके लाइफ केयर द वॉइस ऑफ एथिकल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स। तो इसके लिए आपको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, और आपका जो विचार। थैंक यू। और जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप लोगों ने दिन रात मेहनत की। तो मैं सबसे पहले हम आपकी अदालत में तो नहीं है, पर जनता की अदालत में जरूर बैठे हैं कि आपसे बड़े तीखे सवाल मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि आज यहाँ गुरु चेले वाली बात नहीं होने वाली है। आज यहाँ से मैं जनता की तरफ से नॉमिनेटेड हूं, तो आपसे बड़े। हम सब लोग जो भी ऐसा काम करता है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट वॉइस को रेज करने के लिए। राइट मतलब राइट जो राइट। जो सही आवाज है उसका प्रतिनिधित्व अगर आप नहीं कर पाए, उसकी लीडरशिप अगर आप नहीं कर पाए, अगर उसको रेज आप नहीं कर पाए, तो फिर बेमायने हो जाती है आपकी पोजीशन। जी 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 जी। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सर, 2016 का वो सन था जब ओके लाइफ केयर हमने ऑफिशियली स्टार्ट की। मुझे वह दिन याद है, और सारी चीजें आपके साथ सीखी भी हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। पर मैं आपके आपके नजरिए से ये चीज सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके विचारधारा से ही, ओके लाइफ केयर का स्टार्ट करने का विचार, क्योंकि आपका इससे पहले एज ए लीडर इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अनुभव रहा था ओके लाइफ केयर से पहले। तो आपका ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करने का विचारधारा कैसे मन में आई, क्या ख्यालात कैसे आए आप सर? देखिए विक्रांत जी, आप तो खैर इस जर्नी के साथी रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि ये सबको भी पता चले ओके लाइफ केयर बेसिकली क्या। एज ए लीडर मैं 99 में इस इंडस्ट्री में आया और मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारे सक्सेसेस भी देखी, बहुत सारे लोगों को नाकामयाब होते हुए भी देखा, बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए। पर यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ जो दो तीन चीजें बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आ रही थी। नंबर एक, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के वहाँ। ये तो एक चैलेंज था ही, जो आज भी हम देखते हैं कि इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, ये कॉर्पोरेट में रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब में चलता है। तो ये इसको तो आप नहीं रोक सकते। पर एक चैलेंज और था कि जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट के बायर थे, या कस्टमर थे, या सेलर थे, या डिस्ट्रीब्यूटर थे,
वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते थे। हम जब भी बिजनेस को लेके मार्केट में जाते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते थे, और काम करते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया था। वो चीज कहीं ना कहीं पीस के तौर पे अंदर में कहीं पे थी, वो चीज कहीं ना कहीं पे तकलीफ देती थी कि यार ऐसा क्यों है कि पूरी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग है और हमारी मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस अलग है। बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बहुत हाइपर मार्केटिंग करने वाली भी थी, कुछ सूपलैंड को ही बहुत महंगे दाम बेचने वाले थे, कुछ लोग हॉलीडे टूर रिजॉर्ट पता नहीं क्या क्या बेचने वाले थे। तो सब लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। और जितनी कंपनियां प्रोडक्ट बेचने भी थी, वो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो महंगा बेच रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो अल्टो के रेट का जो था ना, अल्टो का कोई प्रोडक्ट, मान लो अल्टो है मारुति का, तो अल्टो के लिए अगर कोई आदमी स्विफ्ट की कीमत मांगे तो वो थोड़ा सा नाजायज लगता था। स्विफ्ट के लिए स्विफ्ट की कीमत मांगे तो लगता है कि चलो फिर ठीक है। तो जी मर्सिडीज जी के लिए मर्सिडीज की कीमत मांगे तो फिर लगता है चलो ठीक है। लेकिन जब आप स्विफ्ट के लिए ये कहें कि आपको अगर हमारी गाड़ी लेनी है, हमारी गाड़ी चलानी है, क्योंकि हमारी गाड़ी चलाने से आमदनी आती है, तो आपको जी हमें जी कीमत मर्सिडीज की देनी पड़ेगी। जी वो चीज एक बहुत बड़ी बैरियर के तौर पे मेरे दिमाग में थी। वो बार बार मुझे कचोट रही थी, वो बार बार मुझे ट्रिगर कर रही थी कि अगर कभी लाइफ में कुछ करना हुआ तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो स्विफ्ट के बदले में मर्सिडीज की कीमत ली जाती है, इसके खिलाफ काम करेंगे। स्विफ्ट को स्विफ्ट के रेट पे बेचा जाएगा, अल्टो को अल्टो के रेट पे बेचा जाएगा। मर्सिडीज वाले, मैं नहीं कहता महंगे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन वो फिर उस कीमत को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाले होने चाहिए। मैं नहीं कहता आप 2000 की क्रीम मत लेके आओ, उसका कस्टमर है। मैं नहीं कहता आप 7000 का परफ्यूम मत लेके आओ, उसका कस्टमर है। लेकिन वो फिर प्रोडक्ट 7000 को जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट 1000 रुपए का और आप उसे बेच 7000 का। तो वो एक मेरे दिमाग में था। और जी जब इसको करने का विचार आया तो मुझे लगा किसी न किसी को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसी न किसी को तो इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट प्राइस पे, प्राइस वॉर पे, ट्रेडिशनल मार्केट को कंपटीशन करने वाली डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना बनना पड़ेगा। पड़े। जी तो राइटली वो राइटली सेड सर। तो वो जब ओके लाइफ केयर के पीछे एक ही विचार था कि ये जो इतने सालों से चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ओवर प्राइस, साइट मेंटेनेंस, 25 तरह की कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, साइट और सेलिंग, इससे बाहर इंडस्ट्री को निकालने के प्रयास के तौर पे उस दर्द जो तकलीफ थी इतने सालों की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उस दर्द को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ सही एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्रयास किया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी की कृपा रही कि हम ओके लाइफ केयर को न सिर्फ बना पाए बल्कि उसे सक्सेसफुली रन भी कर पा रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग हमें फॉलो करने पे जी जी फोकस कर रहे हैं। बहुत आपने आई थिंक इसका मैं कंक्लूड करूं तो इस क्वेश्चन का यही है कि आपने जो वैल्यू फॉर मनी का जो असली मतलब था इस इंडस्ट्री का, वो विचारधारा आपने इस ओके लाइफ केयर की स्टार्टिंग से ही लेके चली, और आज आई थिंक इसी का कमाल इसी विचारधारा का कि ओके लाइफ केयर एज ए कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना उभरता हुआ आगे भविष्य है और वो उभरती हुई कंपनी है। सर आपसे मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा R&D टीम को बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए, यदि हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसी पोटेंसी होनी चाहिए जो लोग हेल्थ बेनिफिट उनके खाते ही यानी कि डे फर्स्ट से लेना स्टार्ट करें। क्या हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं? तो पर मैं इस दूसरी चीज को, आपने R&D को तो इतना हाई हाई बीवी सॉरी हाई पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट देने का, हाई क्वालिटी वाला आपने बोला, पर आपने क्या इस इंडस्ट्री में हाई बीवी को जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि बीवी बीवी से मेरा ज्यादा मतलब नहीं था, आपने सिखाया है, पर मैं लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट के जो विचारधारा थी आपने जो इंडस्ट्री की हाई बीवी की, वो कॉपी क्यों नहीं की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट का बीवी है वो ज्यादा नहीं, हम लोगों के लीडरशिप की पे आउट की ज्यादा बात करते हैं। तो आप मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे कि आपने वो विचारधारा कॉपी क्यों नहीं की जो हाई बीवी की इस इंडस्ट्री में डोमिनेट थी आज से दो आपकी 3 साल सवाल पहले? आपके सवाल को सुन के ना मुझे हंसी आ रही है। मतलब आप पता क्या कह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि जी आपने है ना गाड़ी को भगाओ 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 की तो
कह रहे हो गाड़ी को भगाओ भगाओ, भगाना चाहिए गाड़ी को, और ब्रेक निकाल दो। ओके। अगर गाड़ी को भगाओगे और गाड़ी में सही ब्रेक नहीं होंगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा डेफिनेटली सर। देखिए, दो चीजें हैं, जब आप हाई ईवी देने जाते हो तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हो और प्राइसिंग को हाई ले जाते हो। मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी प्रोडक्ट पे 500% बिजनेस वॉल्यूम दे दें, अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा ही कम तो 500% बिजनेस वॉल्यूम किसका कैरियर बना देगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, आपको बिजनेस वॉल्यूम देने से पहले ये देखना पड़ेगा, ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं उसका प्राइसिंग सही है। आज अगर आप देखते होंगे कोई भी गाड़ी आने वाली है, फॉर एग्जांपल आज टोयोटा की कोई गाड़ी इंडिया में आना चाहती है, महिंद्रा की आना चाहती है, टाटा की आना चाहती है, और हम बात करते हैं जी वो गाड़ी इंडिया में आने वाली है, तो इंडियंस का पहला क्वेश्चन मालूम है क्या होता है? ये नहीं होता कब आएगी, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कितने में आएगी। राइट 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 राइट, यानी कि प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो आपने तो सबसे पहले आपको ये इंतजाम करना है कि आपका प्राइस वो रहे जिसपे वो प्रोडक्ट बिकने की, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो सेल पावर है, वो जो मार्केट है। जैसे मैं अभी बात करूं टूथपेस्ट की मार्केट, तो टूथपेस्ट की मार्केट लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट है। राइट। अगर मैं हेयर ऑयल की मार्केट की बात करूं तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर आपका प्राइस उस मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाएगा, उस मार्केट को कैच ही नहीं कर पाएगा, उस मार्केट के कस्टमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका प्रोडक्ट लाना और नहीं लाना दोनों बेकार है। और मैं फिर बड़ी बात कर रहा हूं, अगर बिजनेस वॉल्यूम इतना बड़ा रोल प्ले करता होता तो हिंदुस्तान लीवर का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, पतंजलि का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, डाबर का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, बिया का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, आईटीसी का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता। ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के बिक रहे हैं। हिमालय का प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या वो बिजनेस वॉल्यूम देते हैं? नहीं नहीं देते, बिल्कुल नहीं, नहीं। जब हिंदुस्तान में जीरो बिजनेस वॉल्यूम के लिए भी ग्राहक है तो लो बिजनेस वॉल्यूम के लिए ग्राहक नहीं होगा, ये कौन कह सकता है? राइट राइट राइट। ये धारणा उन लोगों की है जिन लोगों ने सिर्फ एक चीज बनाई है कि प्रोडक्ट को हाई सेल पे भेजो, हाई कमीशन बनाओ। मैं कहता हूँ हाई परसेंटेज ऑफ कमीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई परसेंटेज ऑफ मार्जिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाई सेल। राइट। क्योंकि अगर जितना आपके पास कस्टमर बेस बड़ा होगा उतनी आपकी रीपर्चेज बड़ी होगी, जितनी आपकी रीपर्चेज बड़ी होगी उतनी इनकम आपकी लगातार ग्रो करेगी और उतनी इनकम आपकी स्टेबल ग्रो करेगी। अमूमन कंपनियां जो हाई बिजनेस वॉल्यूम की कंपनियां आप देखेंगे उनके पे आउट्स ऐसे जिगजैग होते हैं, किसी महीने 15-20 लाख लीडर का बढ़ गया, किसी महीने 15-20 लाख कम हो गया। लेकिन विक्रांत जी आपने हमारे यहाँ कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रीपर्चेज की ताकत। राइट 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 राइट। तो हमने पहले जिस चीज पे काम किया, प्रोडक्ट बनाते हुए हमने दो चीजों पे काम किया। नंबर वन, प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई लेवल पे रहनी चाहिए और प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रेडिशनल मार्केट की जो गैप है, प्राइस गैप है, उसको ब्रेक करता हुआ मार्केट में जाए और एक आम कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर ले। क्योंकि विद द टाइम वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, डायरेक्ट सेलर बन सकता है। वो अगर हमारे डायरेक्ट सेलर पे आप धंधा करने लग जाओ, कस्टमर हो ही नहीं, सिर्फ वही आदमी, मतलब आपका बेचने वाला ही खरीदार रह जाए, तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुई सर। जी जी। आपके पास डायरेक्ट, आप मुझे बताओ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां डायरेक्ट सेलर के लिए काम करती हैं, उनके साथ डायरेक्ट सेलर जुड़े होते हैं या कस्टमर जुड़े होते हैं? यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ पे है सर, जो नॉन मेंबर कस्टमर है हमारे, जिसको आप एंड यूजर या बिल्कुल जो एक्सक्लूसिव कस्टमर की भाषा में डेफिनेशन दी जाती है, तो उसका जो बिहेवियर है और उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इन चीजों को प्लान करते हैं। देखिए, मैंने दो चीजों पे काम किया। मैंने लो बीवी के साथ हाई परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया। अगर आप देखेंगे तो 77.5% और फिर 10% सीआरएफ, ऑलमोस्ट 85 में 87.5% का आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये जो है बीवी भले ही कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनसेट होकर ऑलमोस्ट कहीं बराबर पे आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, लो प्राइस रखने के कारण, लो बिजनेस वॉल्यूम रखने के कारण आपकी मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन पे आउट नहीं घटता है, पे आउट भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपने पे आउट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50, 45, 55 या 58 या 60 या 62 या 64 नहीं रखा है।
दैट इज 77.5% प्लस में 10% सीआरएफ अभी आपका चल रहा है। तो ऐसे में आपका जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है प्लान के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो आपका एक तरह से कह दो बैकग्राउंड म्यूजिक वही है, पूरा फील वही देता है। तो आपके पे आउट्स बड़े होते चले जाते हैं बिजनेस वॉल्यूम कम होने के बाद। राइट। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि बिजनेस वॉल्यूम का बांटने का जो तरीका और परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो डाउनलाइन का ओवरराइडिंग बोनस किसी भी अपलाइन को मिलता है। आपको मैं आज बता रहा हूँ, आने वाले समय में विक्रांत जी कंपनीज को सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस नहीं कम करने पड़ेंगे, बिजनेस वॉल्यूम कम करके डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक फ्लो का ऐसा तरीका है जो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को फायदा दे सकता है। राइट, यानी कि जब भी हम एक दूसरे को एक विचारधारा में जोड़ पाएंगे, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को। यस, उस पॉलिसी पे जो हमने बैलेंस बनाया है, कस्टमर के लिए हमने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे रखा है, बिजनेस वॉल्यूम कम किए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हाई परसेंटेज में लेके गए हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा पाए और कस्टमर भी आपका खुश रहे, वो बार बार आपसे खरीदता रहे। और ये पॉलिसी आज लिखवा लीजिए मुझसे, अभी लिखवा लीजिए मुझसे, कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है, मेरी जो मार्केट सेंस है वो ये कहता है। राइटली सेड सर। मैं दूसरा आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारी। लोगों ने बहुत तरह तरह के सवाल पूछे हैं मेरे से। क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आप लो बीवी करके क्या आप मार्केट में आउट ऑफ साइड तो नहीं हो जाओगे जब भी आप डिसाइड कर रहे थे? मतलब दिल से बताना। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जब आपने पहले दिन कंपनी बनाते हुए सबसे बड़ा ब्रेव डिसीजन ये लिया था कि कंपनी की चेयर पे बैठते हुए आपने सबसे बड़ा ब्रेव डिसीजन ये लिया था कि आप मार्केट जो काम कर रही है वो नहीं करना है, आपको वो काम करना है जो सही काम है। तो ऐसे में बट ऑब्वियस है आप धारा से अलग रहने की बात कर रहे हो, बट ऑब्वियस है आप जो मार्केट में लोगों ने सीखा है समझा है उससे अलग बात कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करने की बात कर रहे हो जो कहीं बड़ी मार्केट है, कहीं ज्यादा। अगर आज सुशांत सिंह जी की आत्महत्या के बाद हम नेपोटिज्म पे बात कर रहे हैं, तो वो नेपोटिज्म तो हर सेक्टर में है ना, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में भी है, वो तो यहाँ पे भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो किसी को थोड़े ना बड़ा होना देना चाहेंगे, वो थोड़े ना किसी को चाहेंगे कि आए और मार्केट ग्रैब कर ले। ना कॉलगेट कभी चाहेगा कि पतंजलि मार्केट ग्रैब कर ले, दंत कांति मार्केट ग्रैब कर ले, ना कभी पेप्सोडेंट चाहेगा, ना कभी डाबर चाहेगा, कोई नहीं चाहता। यहाँ तो हर किसी को आके अपनी विचारधारा को लेके आगे आगे बढ़ना पड़ता है। वो कितना उस विचारधारा पे अड़िग रह सकता है, वो कितना उस विचारधारा के साथ ग्राहक को और डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, वो उस विचारधारा को कितना सशक्त तरीके से मतलब आगे बढ़ा सकता है। ये डर और ये चीजें पता है कहाँ होती है, ये वहां होती है जब आप कोई गलत चीज कर रहे हो, जब आप मार्केट को सही दिशा में लेके जा रहे हो तो डर नहीं होता, इनफैक्ट एक अग्रेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक पर्पज होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी लाइफ के लिए आपके पास कोई पर्पज है ना, तो यू कैन डेवलप ए बेटर लाइफ। तो मेरे पास एक पर्पज था इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव साइड में लेके जाने का, जो यहाँ इस इंडस्ट्री ने सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, इस इंडस्ट्री ने इतने अचीवर्स देने के बाद भी, इस इंडस्ट्री में इतने लोगों की लाइफ चेंज होने के बाद भी, ग्रास रूट से बंदा आया और उसने लाइफ में वो अचीव कर लिया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं अचीव करते हैं, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री की अगर रेपुटेशन खराब थी, इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की धारणाएं अलग थी और गलत थी, तो ऐसे में किसी न किसी को उन पॉइंट्स को करेक्ट करना पड़ेगा जिनके कारण ऐसी धारणाएं बनी हुई थी। हमने वही प्रयास किया। लो बिजनेस वॉल्यूम का रिस्क पूरी मार्केट में इनिशियली तो बहुत था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, पे आउट बनता है बिजनेस वॉल्यूम पे। जिसको जो सिखाया गया है वो तो भाषा भी तो वही बोलेगा ना। तो हमने एक चीज कहा कि बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता है, ये आज भी लिख लीजिए, बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता है। आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम है लेकिन आपने सेल ही नहीं की, तो बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट कैसे बनेगा? बिजनेस वॉल्यूम ही जनरेट कैसे होगा अगर सेल नहीं हुई तो? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। और आपकी सेल के पीछे कई सारे कारण हैं। आपकी सेल के पीछे आपका प्राइस एक कारण है, आपकी क्वालिटी एक कारण है, आपकी पैकेजिंग एक कारण है, आपकी इंटीग्रिटी एक कारण है, आपकी ट्रेनिंग एक कारण है, आपकी फॉर्मुलेशन एक कारण है, आपकी प्रेजेंस एक कारण है, आपकी सर्विसेज एक कारण है, आपकी इंटेंशन एक कारण है। बहुत सारे रीजन है उस प्रोडक्ट के पीछे, और वो प्रोडक्ट जब सेल में जाता है और उसकी सेल होती है तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होते हैं। अगर सेल ही नहीं होगी तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कहाँ से होगी?
ऐसे तो फिर डेफिनेटली। सूट लेंथ वाली कंपनियां भी सही थी जो 300 रुपए के सूट लेंथ को 10,000 का बेचती। बिजनेस वॉल्यूम और पे आउट तो उनमें ज्यादा था, लेकिन आज वो क्यों नहीं दिखाई देती? आज वो क्यों खत्म होती जा रही है? जो हाल सूट लेंथ का हुआ वही ओवर प्राइस प्रोडक्ट मार्केट का भी होना है, ये आज लिखी। राइटली सेड सर, जो देख ही पा रहे हैं मार्केट में जो आज चल रहा है, यानी अपकमिंग जो लीडर्स इस मार्केट में अपनी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बजाय एज ए ओनर बनना चाहते हैं, वो दिख भी रहा है कि लोग इसी विचारधारा को अब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्लान के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यदि मैं सोचूं, एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सोचूं, तो प्लान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो जो ये 2 लाइन का सीधा सीधा जो तीर जैसा प्लान आपने सोचा, मैं ये कहना चाहता हूँ इसका विचारधारा कहाँ से आई? इससे पहले तो मैं देख रहा था कि मतलब ऐसा ये पहाड़ नदियों वाला प्लान था, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी साइड में, मतलब अपनी मनमर्जी से चलने वाला प्लान था। ये मुझे लग रहा है कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल जो आपने डिजाइन किया है, जिसमें कंसिस्टेंसी फैक्टर भी है, जिसमें एक न्यू कमर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है कि आप 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम करके कंपनी के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा आप पा सकते हैं। तो ये विचारधारा आपकी इतने सिंपल प्लान देने की कैसे बनी? इसके पीछे क्या राज है? देखिए, बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि एक लीडर के तौर पे जो अनुभव रहा वो अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। उसमें बहुत सारे जो मुझे चैलेंजेस नजर आए। बेसिकली क्या था, बाइनरी के अपने बेनिफिट्स थे, जनरेशन के अपने बेनिफिट्स थे, कहीं पे स्टेबिलिटी थी, कहीं पे ग्रोथ थी, कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था। तो एक चीज दिमाग में जरूर चल रही थी कि स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ इज नथिंग। जी। आज आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आज आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आप 2040 में भी 1,00,000 रुपए महीना कमाएंगे। तो वो स्टेबिलिटी आपके लिए क्या होगी? तो वर्थलेस है। आप तो स्टेबल हो ना जी, लेकिन आप डेप्रिशिएट होते जा रहे हो। राइट। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी आपकी इनकम डेप्रिशिएट करना चालू करेगी। राइट। आज आपकी जो वर्थ होगी वो उस समय नहीं रह पाएगी। आज 1,00,000 रुपए में आप बड़े अच्छे से घर चला पा रहे हैं, 2040 में नहीं चला पाएंगे। राइट। गैस महंगी हो जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, मकान का किराया महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या महंगा हो जाएगा, फल महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगा हो जाएंगी, स्कूल की फीस महंगी हो जाएगी, जो टाई आपने लगा रखी है महंगी हो जाएगी, आपके शर्ट महंगी हो सकती है, और 2500 चीजें महंगी हो सकती हैं। तो ऐसे में मेरा कहने का मतलब हो सकता है गाड़ियां उस दूर तक और महंगी हो जाएंगी, उस दूर तक ट्रांसपोर्टेशन और महंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बदल सकता है उस समय तक। तो आज का 1,00,000 रुपए महीना आना और आज से 20 साल बाद भी 1,00,000 रुपए महीना आना, ये स्टेबल इनकम कहलाती है। लेकिन स्टेबल इनकम में ग्रोथ नहीं है। बाकी आप स्टेबल हो सकते हैं, आपकी इनकम स्टेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट की महंगाई को स्टेबल कौन करेगा? मार्केट की महंगाई को स्टेबल नहीं किया जा सकता, वो ग्रो करती रहेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी को स्टेबल नहीं किया जा सकता। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी चलता रहेगा। हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है, मेरे दादाजी कहते थे कि 4 आने में हम यहाँ पे भी घूम आते थे, वहां पे भी घूम आते थे, ये भी ले आते थे, वो भी ले आते थे, और फिर 2 आने बच जाते थे। राइट। हमारे फादर साहब से हमने सुना है 100 रुपए में ये ले आते थे और इतना बच जाता था। आज हम ये बात कह नहीं पाते 2000 में ये ले आते थे और ये बच जाता था। समटाइम तो हमें पता होता है कि 2000 हमने गाड़ी में फ्यूल के डलवाए थे और शाम तक खत्म। राइट। तो आपका ट्रैवल भी खत्म नहीं हो पा रहा है। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ जो मनी है, इसको कैसे रोकोगे? आज 2,000 रुपए में जो चीजें आ रही हैं, क्या वो 20 साल बाद भी 2,000 में आएंगी? नहीं। यानी कि इकोनॉमिक्स का जो रूल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर पार्ट पे लागू होता है। वो हर पार्ट पे लागू है, वो आपके प्लान पे भी लागू है, वो आपकी पॉइंट वैल्यू पे भी लागू है, वो आपके बिजनेस पे भी लागू है, वो आपके प्रोडक्ट पे भी लागू है, वो आप पे भी लागू है, वो मेरे पे भी लागू है। जितना स्ट्रॉन्ग मैं आज हूँ, क्या आज से 25 साल बाद इतना स्ट्रॉन्ग रह जाऊंगा? राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ इम्यूनिटी पावर भी तो है ना। जी। आपका तो ऐसे में मेरा दिमाग में एक ही चीज थी कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, और इनकम में कॉम्प्लिकेशंस जितनी कम हो, जितना आपका डायरेक्ट सेलिंग में इजीली डुप्लीकेट करने के लायक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, जितना इजी उसको
मल्टीप्लाई करना हो, जितना जल्दी उसमें काम करना हो, जितना इजी उसको अंडरस्टैंड करना हो। देखो आपको एक परसेंटेज बांटनी है, उसको आप 50 लाख बना के बांटो या 2 लाख बना के बांटो या 500 लाख बना के बांटो, आपकी परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलमोस्ट वही रहनी है। राइट। तो ऐसे में या तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर लें, और इसमें मैं आपको फिर बोलता हूँ यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हैं, कभी ना कभी इस मुद्दे पे भी डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना यह है कि आपके प्लान में नीचे से लेके ऊपर तक बैलेंस होना चाहिए। जो आदमी फ्रेशर है, स्टार्टर है, आप उसको उसका हक दें। जो आदमी और थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और ऊपर जाता है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। नीचे से ऊपर तक एक ही पैरामीटर पे अगर आप बांट दोगे तो नए में और पुराने में, अनुभवी में, ज्यादा काम करने वाले में, कम काम करने वाले में अंतर क्या रह जाएगा। और जो आदमी सीनियर है वो सुपरसीड भी नहीं होना चाहिए उसकी। अगर वो कोई टीम लेके आता है तो उस टीम का बिजनेस उसके बिजनेस में ही काउंट ना हो, पॉइंट टू पॉइंट जीरो हो जाए। तो ऐसा भी इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत बार देखा कि लेवल टू लेवल कट हो जाते थे, या डेप्थ कट हो जाती थी, या 1-2 डेप्थ तक का इनकम रह जाता था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो सालों से देखे थे। बस मेरे दिमाग में ये थी कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी के घर पे कंडीशंस नहीं जानी चाहिए। वो जो मेहनत कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसके बदले में उसका मेहनताना, उसका पसीना सूखने से पहले पर्याप्त मात्रा में उसके घर पे जाना। बहुत खूब सर। आई थिंक ये जो प्लान है वो पूरी मार्केट में ऐसी प्रैक्टिकली एविडेंस भी दे रहा है। ये नहीं है कि आप ये वो आने वाले टाइम में ऐसा होगा। इसमें हमें दिख भी रहा है कि इजीली लोग लाख रुपए की इनकम, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख की इनकम तक इस प्लान में अचीव कर चुके हैं। और जिस तरीके की ग्रोथ और हम देख पा रहे हैं आने वाले टाइम में, सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के हक में जाने वाली हैं। मुझे हमेशा एक एज ए इस इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी इंडियन लीडर जगह नहीं बना पाता। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या क्या आप सोचते हैं? विक्रांत जी, अगर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम दोहरा लें तो मुझे लगता है आपके सवाल में ही जवाब निकल के आया। मैं आपसे हम इतनी बड़ी मास मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम इतनी बड़ी कंट्री है बाय द यदि हम पॉपुलेशन या डेमोग्राफी देखें तो इंडिया की। जब मैं इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनको देखता हूं, उनके पोर्टफोलियो को देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनका पोर्टफोलियो हल्का लगता है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में। कि हमारी इंडिया से कोई भी लीडरशिप वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा नाम नहीं कर पाई है पिछले 24-25 साल से जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या हमें लगता है क्या ये प्लान ऐसा कोई लीडरशिप दे सकता है, ऐसा कोई अचीवमेंट दे सकता है जिसकी वजह से कि वो जो सीट खाली पड़ी है इंडिया की वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में एज ए लीडर, कि उसको भरने का काम ये प्लान कर सकता है? क्या इसमें ये पोटेंशियल हम देख पा रहे हैं? देखिए, इसको सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि आज से 5 साल पहले, आप पिछले 5 साल में तो फिर भी बहुत सारी कंपनीज में अच्छे लीडर्स और अच्छा पे आउट कमाने वाले लोग आ गए हैं। लेकिन अगर आप पहले 20 साल देखेंगे तो पहले 20 साल में आपको 20 लाख रुपए कमाने वाले, 5 साल पहले तक आपको 20 लाख रुपए कमाने वाले चंद नाम उंगलियों पे गिन सकते थे। आज भी खैर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, पर ठीक है, उंगलियों को 2-3 बार रिपीट करना पड़ सकता है 20-25 लाख से ऊपर कमाने के लिए। जी। पहली चीज, हमने एक ही चीज पे फोकस किया है पहले दिन से आज तक कि हमारा प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी है वो टोटली बेस्ड ऑन सेल्स है। और सेल सबसे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी तो होगी। राइट। वो डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करेगी, डायरेक्ट सेलर को अट्रैक्ट करेगी। आप कोई माल बेचना चाहते हो, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, बेचोगे किसको भाई? एक आप बेचना चाहते हो, हर एक आदमी मदारी नहीं हो सकता कि डमरू बचा के कुछ भी किसी को बेच दे। मिट्टी बेचने की ताकत सब में नहीं होती। लेकिन वैल्यू फॉर मनी, आप कोई भी दुकान खोल के बैठेगा और वैल्यू फॉर मनी देगा, मार्केट में ठीक प्राइस पे प्रोडक्ट देगा, तो उसके पास अनुभव है नहीं है, वो मदारी है नहीं है, सेल्समैन है नहीं है, उसको बातें करनी आती है नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भी दुनिया भर की चीजें हैं। आज मैं एक बात कर रहा हूँ, आप बिग बाजार में जाइए, इजी डेज में जाइए, यहाँ पे कौन बेच रहा है? कोई नहीं बेच रहा है। यहाँ पे प्राइस और प्रेजेंटेशन बिक रही है। लोग खुद जाते हैं, अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठाते हैं, रखते हैं और निकलाते हैं। ये दिन डायरेक्ट सेलिंग में कब आएगा कि आदमी जाएगा, लेगा और निकलेगा।
ये तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि कस्टमर जाएगा अंदर घुसेगा, वो प्राइस जरूर देखेगा, और प्राइस अगर मार्केट में आपका महंगा है तो नहीं खरीदेगा। मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हम वो काम करते हैं कि एक आम कस्टमर जैसे डायरेक्ट सेलिंग में बिग बाजार पे, इजी डेज पे, किसी भी काउंटर पे जाके आपके नाम से प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपके प्रोडक्ट को आपके नाम से खरीदे, तो उसको प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़े, उसे पहले बताओ कि इस कंपनी का क्वालिटी भी अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है, इसे खरीद लो। तो ऐसे में जब सेल बिल्ड हो जाएगी, ऑटो सेल बिल्ड हो जाएगी, मेरा बिल्ड करना नहीं, ऑटो सेल बिल्ड करना मेरा एजेंडा है। मतलब एक Right. होता सेल बिल्ड करना मेरा एजेंडा नहीं, ऑटो सेल बिल्ड करना मेरा एजेंडा है, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के एफर्ट्स कम हो, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंसिंग ज्यादा पावर नहीं यूज करनी पड़े, ताकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन का प्रयोग नहीं करना पड़े, और जो सेल बिल्ड हो उससे जो उनके पे आउट बिल्ड हो, वो हमारे बिजनेस सिस्टम में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप देखेंगे तो हम इस इंडस्ट्री में 3.5 साल में, 3 साल 8 महीने में वो पे आउट देने वाली कंपनी है जो किसी भी कंपनी ने पहले 6 साल में नहीं दिया जी। और आज मैं बात कर रहा हूँ ओके लाइफ केयर को इंडिया की किसी भी कंपनी के पहले 6 साल वर्सेस हमारे 3.25 साल कंपेयर कर लीजिए, बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूं मैं 2021 में ये बोलूं मार्च के अंदर कि भैया जो मर्जी इंडिया की कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग, 25 साल पुरानी कंपनी को आज 4 साल पुरानी कंपनी के साथ कंपेयर करें। इस मर्जी पैरामीटर पे कर लीजिए, आप वेयर हाउसेस पे कर लीजिए, आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे कर लीजिए, आप प्राइस पे कर लीजिए, आप लुक और फील पे कर लीजिए, आप क्वालिटी पे कर लीजिए, आप अवेलेबिलिटी पे कर लीजिए, आप डीपीयूसी आरपीयूसी के पैटर्न पे कर लीजिए, आप पे आउट्स में कर लीजिए। तो मेरा टारगेट यह है कि मैं 2021 मार्च में ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां इंडिया में 25 साल से काम कर रही हैं उनको सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि भैया नाउ वी आर रेडी, वी टुक ओनली 4 years टू कम्पीट 25 years ओल्ड कंपनी। तो ये एक बड़ा वो है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो करेगा लीडर्स का पे आउट। राइट। वो करेगा आपके वेयर हाउसेज, आपके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, आपका सप्लाई चैनल, आपकी सप्लाई चेन। तो हम दो ही चीजों पे इस वक्त सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमारे लीडर्स के पे आउट कैसे ग्रो करें, और पिछले कुछ दिनों से जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जिसका आपको मुझे लगता है अगस्त सितंबर में बहुत बड़ा आउटपुट और बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, वो है हमारी सप्लाई चेन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, वेयर हाउसेज। और मुझे नहीं लगता हम लोग अगस्त के बाद दुनिया में किसी को ये कहने का भी मौका देंगे कि इस कंपनी का कभी कोई प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाता है या अवेलेबल नहीं होता, या इस एरिया में इस कंपनी की प्रेजेंस नहीं है, या यहाँ डीपीयूसी नहीं है, या यहाँ आरपीयूसी नहीं है, या कंपनी का वेयर हाउस इस एरिया में नहीं है, या डिलीवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सारे चैलेंजेस हम लोग अगस्त में इस लेवल पे ले आएंगे कि हम सीधे सीधे कम्पीट कर पाएंगे उन कंपनियों से जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, जो इस इंडस्ट्री की सबसे पुरानी कंपनी है, जो इस इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है। तो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स to fight the most, you can say, अगर मैं अपने शब्दों को सही तरीके से बोलूं तो इस वक्त हम लोग तैयार हैं इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी से फाइट करने के लिए, इंडिया के सबसे बेहतरीन कंपटीशन को फाइट करने के लिए। और अगस्त और सितंबर हमें जिस जगह पे लेके जाने वाला है, जिस मुकाम पे हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूं, या लॉजिस्टिक की, वेयर हाउसेज की, या जो नए फीचर्स, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनकी बात करूं, तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग अगले 3 महीने जो है वो बहुत बड़ी है। लोग जहां तक लोग आपकी एनर्जी देख के हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा, क्योंकि आपने जब ये बोला कि ये करने जा रहे हैं वो हो गया है। और आपका जो अनुभव है चीजों को आकलन करने का या कैलकुलेट करने का, आई थिंक मैं मैक्सिमम टाइम देखता हूँ, सम टाइम तो आप जो हमारे टॉप अचीवर है उनको 1 महीने एडवांस में बता देते हो अगले महीने आपका चेक कितने जाने वाला है। तो मैंने इस बार भी पहले ही बोला था कि इस महीने हम 30% ग्रो करने वाले हैं। और कल रात में अखिलेश जी से बात हो रही थी तो अखिलेश जी बोले कि मुझे ये बताओ कि सर आपने मुझे 1 तारीख को ये बोल दिया था, 2 तारीख को ये बोल दिया था कि हम अगले महीने 30% ग्रो करने वाले हैं, और अभी तक जो मैं बिजनेस देख रहा हूँ मैं लगभग मेरे पुराने बिजनेस के करीब पहुंच चुका हूँ, और अभी बहुत टाइम बाकी है। मेजर बिजनेस क्लोजिंग डेज में आता है, अभी क्लोजिंग डेज में हम एंट्री करने वाले हैं 25 के बाद, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम 30% से भी कहीं ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा कैसे? तो मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूँ कि आपने जो मूव किया है, आपने जो काम किया है, आपको ये पता है कि वो रिजल्ट कब देगा।
तो जी जो सीआरएफ का पे आउट आया है फ्रेशर्स लोगों के लिए, जो इन्होंने पहली बार सुपर एक्टिव बोनस बनाया होगा, जिन्होंने कार फंड बनाया होगा, उन लोगों को जो पे आउट बनाया, जिन्होंने पहली बार एक्टिव बोनस बनाया होगा, उनको जो पे आउट आया है, वो पे आउट मोटिवेट करता है लोगों को फर्दर काम करने के लिए। और वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन, वो जो एक्चुअल मतलब यू कैन से आपने उनकी जेब में पैसा डालने का काम किया सीधे सीधे ऐसे टफ टाइम में। 10% कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम का आपने जो एडिशनल दिया है, वो अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि मैं हिंदुस्तानियों के बारे में एक चीज जानता हूं, जब आप उनके बारे में सोचोगे तो वो अपने बारे में और आपके बारे में कहीं ईमानदारी से सोचोगे। वाह सर वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूरी आपने तैयारी कर रखी है। आज मैंने जैसे इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनाते हैं, आज आपके लिए क्वेश्चनों की लिस्ट है, तो एक आज पूरा प्रोडक्ट बन ही जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया है कि आप मुझे बता देते, मैं बीच में 2-3 ब्रेक का इंतजाम कर लेता, अपनी चाय कॉफी पीता रहता, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ब्रेन फ्यूल के बाद हार्ट फ्यूल देने में इतने बिजी रहेंगे कहीं मेरा तेल ना निकाल दे। नहीं ऐसा नहीं होगा सर, बड़े आराम से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखिए प्रमोशन के तरीके इस इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग कंपनी अपनी अपनी स्ट्रेटजी पे काम करती है, किसी का कोई तरीका है। फिर भी मैं इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देख पा रहा हूँ मोटिवेशन का तरीका सभी लोगों ने अपनाया। अभी मैं जितने भी पास प्लेटफॉर्म का मेरा देखने का अनुभव रहा है, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ या आपके तरीकों को देखता हूँ, तो आप जब स्टार्टिंग से ही मैं आपके साथ हूँ तो देख पा रहा हूँ ट्रेनिंग मीटिंग्स में आपने मोटिवेशन को इतनी जगह नहीं दी। हालांकि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है जो स्किल डेवलपमेंट वाला है, बट जो हाइपोथेटिकली मोटिवेशन है, जो लोगों को मतलब एक तरीके से न्यू परचेज के लिए मतलब एक पर्टिकुलर सेल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में काम आता है, उसका तरीका और आपका तरीके में बहुत डिफरेंस देख रहा हूँ। आपने फैक्ट्स पे, फिगर्स पे बात की, आपने कैलकुलेशन पे बात की, आपने रियल जेन्युइन ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम पे बात की। तो कहां तक जायज है कि जो हाइपोथेटिकली मोटिवेशन है वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या आपने जो ये फैक्ट्स फिगर की बात कर रहे हैं ये ज्यादा आपके अनुभव में, क्योंकि आपने लीडरशिप में भी सर प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि लीडर रहते हो आपने भी ये मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकली इमोशनल अत्याचार किए होंगे, नो डाउट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उससे निकल के आई है। Right now you are not working on motivational, you are working on the facts, figure and calculation and the problem our distributor are facing in on the grounds. तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? What is motivation and what is facts and figure? देखो मेरा मानना ये है कि आपका मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा मोटिवेशन यूज कर लें वो टेम्परेरी है। मैं बात करूं, आज आप अपनी लाइफ में है ना एक बहुत अच्छा सा गाड़ी लेना चाहते हैं, वो मोटिवेशन है, आपसे काम कराएगा। लेकिन जिस दिन वो गाड़ी आ जाएगी उसके बाद, यानी कि आप लग्जरी कारों की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप उस गाड़ी को धोना भी पसंद नहीं करते हैं समटाइम्स। वो कहाँ पे खड़ी है आप ध्यान नहीं देते हैं। पहले दिन तो आप उसको बहुत चमका के बहुत संभाल के चलाते हैं, फिर उसको रफ भी यूज करना शुरू कर देते हैं जी। अल्टीमेटली द सेम वे मैं मोटिवेशन के लिए एक चीज कहता हूँ, मोटिवेशन दो धारी तलवार है। देखो आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेके आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए, इसके लिए आप मोटिवेट कर रहे हो तो वेरी गुड मोटिवेशन, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन, इस तरह का मोटिवेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी मैं बदल के रख दूंगा, आपकी जिंदगी में सब होगा, आप करोड़पति बन जाओगे, आप बल्क सेल कर लो, आप एक बार ये वाला रैंक अचीव कर लो, आप एक बार ये वाली गाड़ी ले आओ, आप एक बार ये कर लो, फिर आपकी जिंदगी में ये मुझे पॉइजन लगता है। किसी को इमोशनल सपोर्ट देना, किसी को सहारा देना, किसी के कंधे पे हाथ रख के कहना भाई आई एम विद यू, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन। लेकिन किसी के कंधे पे हाथ रख के कहना ठीक है यार तू बड़ा बनना चाहता है, एक काम कर, एक अच्छी सी गाड़ी ले ले, तू बड़ा बनना चाहता है, एक काम कर ले, अपने घर को भर ले प्रोडक्ट्स के साथ, एक काम कर ले, तू ये रैंक अचीव कर ले, मुझे ये मोटिवेशन समझ में नहीं है जी। आपने हमेशा देखा होगा मैंने बल्क सेल के खिलाफ बोला, मैंने हमेशा ये बोला कि अगर आपके घर पे कोई भी एक साबुन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक टूथपेस्ट भी एक्स्ट्रा आ रही है, या ब्रेन फ्यूल भी एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको आप बेच नहीं सकते या कंज्यूम नहीं कर सकते, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आपके घर में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं आना चाहिए जिसे आप बेच नहीं सकते या जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते।
मतलब आपकी रिक्वायरमेंट जितने की है, आपकी रिक्वायरमेंट 50 रुपए की है तो 50 रुपए का ही प्रोडक्ट खरीदो, आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपए की है तो 100 का ही खरीदो। आप 1000 रुपए का बेच सकते हो तो 1000 रुपए का ही खरीदो। आप 1000 रुपए का बेच सकते हो, 5000 का मत खरीदो। आप 5000 का बेच सकते हो, 5000 का खरीदो, 10,000 का मत खरीदो। तो मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ एक चीज कही कि लोगों के घर गोडाउन नहीं होने चाहिए। मैंने कहा रैंक बेस्ड बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंक बेस्ड बिजनेस लोगों के घरों को गोडाउन बनवा देता है। आपकी कंपनी में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो आपकी एजुकेशन को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो अपनी तिकड़म लड़ा जाते हैं जी। तो अपनी तिकड़म अगर आप मोटिवेट करोगे, आप भी मोटिवेट कर रहे हो और नीचे भी कोई तिकड़म लड़ाने वाला आ गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना जी। तो इसलिए जरूरी क्या है, आप एजुकेट करो, मोटिवेट नहीं करो। आप मोटिवेट करो उस समय जब कोई घर में कोई प्रॉब्लम है किसी के, जब किसी को जरूरत है, जब किसी को आपके सहारे की जरूरत है, जब कोई ये देखना चाहता है कि मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, यू स्टैंड विद हिम और हर। उस समय आप उसके साथ खड़े हो। आपकी अपलाइन है, आपकी डाउनलाइन है, आपकी पैरेलल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने हमेशा एक ही चीज में बिलीव किया है, मोटिवेशन सही चीज के लिए तो बहुत सही है और गलत चीज के लिए तो बहुत गलत है। मोटिवेशन दो धारी तलवार है। तो इसको चलाने वाले असल में क्या हो गया, इंडस्ट्री में इसको सब चलाना चाहते हैं और बुरी बात यह है इसको वो भी चलाना चाहते हैं जिसे ये इसका प्रयोग मालूम ही नहीं है। हाई पिच ले आना, पिच को सीख लेना, अच्छी स्पीकिंग क्वालिटी हो जाना। मैं कहता हूँ मोटिवेटर होने से पहले गुड हार्टेड होना बहुत जरूरी है। राइट। इफ ए मोटिवेटर इज नॉट ए गुड हार्टेड मैन, अब वो मोटिवेटर जो है वो गलत काम करेगा। हिटलर भी बहुत अच्छा मोटिवेटर था। जी जी जी। पर दुनिया को वॉर की तरफ ले गया। नेपोलियन भी बहुत अच्छा मोटिवेटर था, पर दुनिया को कहां ले गया। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत अच्छा मोटिवेटर था, देश को कहां ले गया। तो सुभाष चंद्र बोस जैसा मोटिवेटर होना, भगत सिंह जैसा मोटिवेटर होना, चंद्रशेखर आजाद जी जैसा मोटिवेटर होना, गांधी जी जैसा मोटिवेटर होना और हिटलर जैसा मोटिवेटर होने में अंतर है। आप मोटिवेटर इधर वाली भाषा में रहो। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जो कह रहे हो वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करो। लोगों के घर गोडाउन बना रहे हो, आपका घर गोडाउन नहीं है। लोगों से बल्क परचेज करा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। लोगों से रैंक के लिए दौड़ा रहे हो, आप खुद नहीं दौड़ रहे हो। मतलब व्हाट इज गोइंग, आप लोगों को यूज ना करें। मेरा मानना यह है, एक मोटिवेटर का एक ट्रेनर होना जरूरी है, गुड हार्टेड होना जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन से बाहर निकल के जब आप फैक्ट्स पे बात करते हो, फिगर्स पे बात करते हो, सेल पे बात करते हो, प्रोडक्ट पे बात करते हो, प्राइस पे बात करते हो, इंग्रेडिएंट पे बात करते हो। कल मैं भी एक पोस्ट लिख सकता था कि हमारे से अच्छी हल्दी किसी के पास नहीं है, यूज करके देखो। लेकिन कल मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा हुआ था हमारी हल्दी में 3.5% से ऊपर कर्क्यूमिन है, टेस्ट रिपोर्ट के साथ डाली। और मैंने कहा कि जाओ पता करो कौन सी कंपनी दूसरी ऐसी है जो 3% या उससे ऊपर कर्क्यूमिन वाली हल्दी बेच रही है मार्केट में। क्योंकि इस वक्त हल्दी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। ऐसे हार्ड टाइम में, इस वायरस के टाइम में, इस पैंडेमिक में, इस इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस के दौर में आपकी हल्दी कैसी है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन मैंने ये मोटिवेशन के साथ नहीं डाला, मैंने ये फैक्ट एंड फिगर्स के साथ डाला कि हमारा कर्क्यूमिन कितना है। तो जो लोग हमें कॉपी करने की बात कर रहे हैं, जो लोग प्राइस पे बात कर रहे हैं, वो डालें उनकी हल्दी में कितना कर्क्यूमिन है, उसकी रिपोर्ट डालें। अपने आप पता चल जाएगा किसकी हल्दी सस्ती है। राइट राइट। तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मोटिवेशन स्किल डेवलपमेंट का हो, मोटिवेशन हो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने का, पर मोटिवेशन ये ना हो कि अपने सेल्फिश के लिए हम किसी को यूज कर पाए उसको ओवर एक्साइट करके। आपने बड़ा इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन किया। तो मैं अगला इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आई थिंक हमारे जितने भी स्पेक्टेटर हैं, ये जितने भी इसमें एसोसिएटेड लोग हैं, वो एक बार दोबारा से सर का हैंड रेज करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सर इतना आसान भाषा में सारी चीजों का जवाब दे रहे हैं, जो कि हमें आने वाले कुछ चैलेंजेस जो है मार्केट से आ रहे हैं उनका आंसर आज मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया सर। देखिए, जब प्रोस्पेक्टिंग करता है कोई भी एक लीडर कहीं पे भी बैठ के किसी कंपनी के बारे में, तो प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे वो 3-4 पी की बहुत बात करता है। क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे रहा तो ये 3-4 पी अलग अलग टाइप से मैंने सुने हैं। हमने प्रोडक्ट पे बात की, हमने प्लान पे बात की। अब ये यहाँ पे मेरी भी गरारी अटकती है, ये प्रोफाइल क्या रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि प्रोफाइल भी बहुत लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं इस कंपनी का प्रोफाइल है। पर मैं जहां तक इसकी हिस्ट्री जानता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जो पढ़ा है,
देख तो इस इंडस्ट्री को पिछले 4 साल से करीब से रहा हूँ, बट मैंने पढ़ा जैसे एमवे जैसा सिस्टम है, उसके जो फाउंडर थे वो भी एक नेटवर्कर थे। एफएलपी के जो फाउंडर हैं वो भी एक नेटवर्कर थे, उनका भी कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था, बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर आज वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी कंपनी में शुमार है, टर्नओवर वाइज या प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज, सर्विसेज वाइज, मैनेजमेंट वाइज। क्या आपको लगता है कि प्रोफाइल कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी में? देखिए विक्रांत जी, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं, अपवाद हर जगह मिल जाते हैं और हर बात के मिल जाते हैं जी। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को बात करूं तो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर जैसी प्रोफाइल फेल हो गई जी। और कामयाब होने को बात करूं तो वो लोग कामयाब हो गए जो लोग बहुत कम प्रोफाइल के बारे में जानते थे, अपनी खुद की प्रोफाइल के बारे में भी कम ही जानते थे, तो वो लोग भी कामयाब हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ आपकी प्रोफाइल है ना, रोल प्ले करती है जी, और अच्छा खासा रोल प्ले करती है, लेकिन पहले 1 साल में। राइट। किसी भी कंपनी का पहला 1 साल जो है वो प्रोफाइल के नाम है। लोग प्रोफाइल देख के जुड़ सकते हैं, लोग हिंदुस्तान लीवर की प्रोफाइल देख के दुनिया भर के लीडर्स ने काम किया उसमें आए, लेकिन 1 साल के बाद आपकी प्रोफाइल नहीं, आपकी पॉलिसी काम करती है। राइट। अगर मेरे से बात करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान लीवर से लोग चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि उनकी पॉलिसीज नहीं थी। बिजनेस में आप प्रोफाइल से लोगों को ला सकते हो, टिका आप अपनी पॉलिसी से सकते हो, कामयाब नहीं बना सकते आप प्रोफाइल से, कामयाब आपकी पॉलिसीज बनाएंगे, कामयाब आपकी प्रैक्टिसेस बनाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी बिजनेस हो, किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रोफाइल यस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है 2 समय में। नंबर 1 तब जब वो प्रोफाइल कंपनी बने, मार्केट में आए, तब प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। और नंबर 2 जब प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल होता है जब आपको उस दौर से गुजरना पड़े जिस दौर में ये कह सकते हैं कि लॉस हो जाए किसी कंपनी को। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके बाकी बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें वहां से आपको फंडिंग आ सकती है। आपको एक्सटर्नल फंडिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, आपको इंटरनल सपोर्ट मिल जाती है, इंटरनल फाइनेंसेस होते हैं आपकी दूसरी ग्रुप में या दूसरी कंपनीज में। तो वो रोल तो बट ऑब्वियस है, वो प्रोफाइल का अपना एक रोल है। और प्रोफाइल से कई गुना बड़ा रोल है आपकी इंटेंशन का, आपकी पॉलिसीज का, आपकी प्रैक्टिसेस का। आप बहुत बड़ी प्रोफाइल लेके चल रहे हैं, आपके पास पॉलिसी सही नहीं है, आपके पास एनर्जी सही नहीं है, आपके पास प्रैक्टिसेस सही नहीं है, आप एथिकल काम नहीं कर रहे हो, आपके प्राइसेस हाई हैं, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं है, आपका लोगों को ट्रीट करने का तरीका सही नहीं है, आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों की ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी बातें बेमाने हो जाती हैं, आपकी प्रोफाइल बेमाने हो जाती है, जैसे हिंदुस्तान लीवर की हो गई। तो ऐसे में हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क के नाम से कंपनी आई थी, आज नहीं है, क्योंकि वो इस बिजनेस के इमोशंस को नहीं कनेक्ट कर पाए। वरना उस कंपनी की प्रोफाइल में, उसके प्रोडक्ट्स में, उसकी एक्सपीरियंस में, उसकी मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स की कमी थोड़ी ना है। लेकिन प्रोफेशनल्स के साथ इस इंडस्ट्री को इमोशंस की जरूरत है, और वो इमोशंस होने चाहिए अपने लोगों के लिए। तो आप अपने लोगों को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें आपको बिजनेस पार्टनर के तौर पे देखना पड़ेगा। आप उनको छोटा नहीं मान सकते, आपको उन्हें बराबर का मानना पड़ेगा। आप बुरे से बुरे, वाहियात से वाहियात और फ्रस्ट्रेट हो जाने वाले सवाल का भी जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अधिकार है, आप ह्यूमन बीइंग है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप झल्ला के बता सकते हैं, लेकिन आपको यू हैव टू रिप्लाई। तो ऐसे में प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट ओनली ऑन इनिशियल फेजेस, बट लेटर ऑन आपकी पॉलिसीज, आपकी प्रैक्टिसेस, आपका बिजनेस प्लान, आपका सर्विस सिस्टम, आपकी इंटेंशन, आपकी इंटीग्रिटी, आपका टेक्निकल कितना आप साउंड है, कितनी आप लोगों की केयर करते हैं, कितना आप केयरिंग है, कितना आप शेयरिंग है, ये चीजें ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। और छोटी कंपनियों को बड़ा यही चीजें बना देती है, और बड़ी कंपनियों को छोटा भी यही चीजें बना देती है। तो फॉर मी, मेरे लिए प्रोफाइल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिसीज, आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी इंटेंशन, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सोच, आपकी धारणा, आपके लोगों के प्रति आपका स्नेह, आपका प्यार, उनकी ग्रोथ के प्रति आपकी ईमानदारी। जी जी, बहुत खूब। आपने बड़ा अच्छे से सिंपल भाषा में समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पी पे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। मेरा मानना है इस पी पे थोड़ा कम टाइम लगाना चाहिए, प्रोडक्ट और प्लान पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उन लोगों का कसूर नहीं है। पहले दिन से बेसिकली क्या है, हर आदमी एक ही चीज सुनता रहा है, पहले प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल देखो, फिर प्रोडक्ट देखो।
प्लान देखो, प्लान देखो, तो प्लान देखो, फिर प्रोडक्ट देखो। मैं उल्टा कहता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट देखो, बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, रेट सही है कि नहीं है। फिर मैं कहता हूँ बिजनेस प्लान देखो कि अगर ये प्रोडक्ट बिका तो आपको कुछ पैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वो उतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आपका घर चल जाए। जी और जी जी अगर वो घर चल जाएगा तो अब आप देखो प्रोफाइल की, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि नहीं है, वो आपका कमीशन बन जाए तो आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जी 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 तो जी। जो चीज यानी तीसरे कि नंबर पे, जो चीज तीसरे नंबर पे आती है, लोगों ने उसे पहले पे रखा हुआ है। भाई आपकी राइटली। प्रोफाइल बहुत अच्छी है, प्लान बहुत पुअर है और प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो प्रोफाइल आपके लिए क्या करे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मैं इसमें प्रोफाइल को ओब्लिक कर देता हूं कि आपको पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कंपनी क्या प्लानिंग पहले करके आए, क्या पॉलिसीज प्रोडक्ट लेके आए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्लान पे, जी 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 और उसके बाद अपनी मैनेजमेंट पे। ये देखो कि मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग जो कमिट कर रहे हैं मार्केट की ग्रोथ के लिए, प्राइस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, जो बातें बोली जा रही हैं, क्या उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप 100 जी बातें बोलोगे, उसमें से आप 70 कर रहे हो, 30 नहीं कर रहे हो, और 30 बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो गलत है। जी जी जी। 70 में से 100 में से 30 नहीं कर रहे हो और बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो गलत है। गलत। आपने 100 बातें बोली, 70 आपने कर दी और 30 को करने पे आप लगे हुए हो, अब आप बेस्ट हो। राइट राइट राइट। लगे, वो आपने जो वर्ड बोला उसे पूरा करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। वो आज करो, कल करो, परसों करो, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। पड़ेगा। और अगर आप इसमें मैं करते रहे तो फिर आप बेस्ट मैनेजमेंट हो, आप बेस्ट कंपनी। जी 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 जी। इसमें मैं एक पी और अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी के लिए मैं पी जो दूसरा लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बताया नहीं जाता, कोई भी जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के टॉप प्रमोटर्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में, उसकी स्टेबिलिटी में। एज ए प्रमोटर कोई, जैसे कोई टॉप लॉबी को आप देखेंगे, वो किस टाइप की होनी चाहिए। बहुत सारे सिस्टम मैं देखता हूँ कि नए खुलते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं एकदम से हा हुल्ला वाले आते हैं प्रोफाइल लेके। उन मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रमोटर पे भी डिपेंड करती है आने वाले टाइम में कोई भी कंपनी, क्या उनका नेचर कैसा है, वो किस माइंडसेट के हैं। इसको थोड़ा सा यदि आप एलोबरेट देखिए, करेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में बात करूं तो एक सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपनी कहते जी हैं, जिसको एक सिस्टम रन करता है। वो सिस्टम डेवलप कौन करता है? जो उसका प्रमोटर होता जी है। अब उसके प्रमोटर की इंटेंशन क्या है? जी जैसी उसकी इंटेंशन है वैसा ही सिस्टम डेवलप होगा और वैसी ही वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। जी हमें बहुत सारे लोगों ने इनिशियली टारगेट किया, हम जी लोग नेपोटिज्म का शिकार भी हुए। जी बड़ी लाइन बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की कि आप इंडस्ट्री में ना उभरे। आज भी वो कोशिशें चलती रहती हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ लीडर्स जो बड़ा पे आउट बना रहे हैं, कुछ लीडर्स जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब वो क्या है, वो मार्केट है, वो उनका अधिकार है, वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपना काम करेंगे। तो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपना काम करेंगे। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस प्रभुत्व वाली मार्केट में अपनी हिस्सेदारी लेना, अपना जी हक जी लेना। और जी अपना हक आप जितनी ईमानदारी से, शिद्दत से काम करेंगे, आपको मिलेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको झुका नहीं सकता। आप ही आपको रोकेंगे, आप ही आपको झुकाएंगे, आप ही अपने आप को खत्म करेंगे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को रोक पाता, जी क्योंकि उस आदमी ने खुद को प्रूव कर दिया था। बिहार से निकल के और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, सब कुछ करना। अब वो क्या उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, ये चिंतन का विषय भी है और चिंता का विषय भी। जी तो चिंता तो पूरा देश प्रकट कर ही चुका है, चिंतन शायद चल रहा होगा। सारी चीजें अपने अपने तरीके से खोजबीन चालू होगी, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब सामने निकल के आएगा तो देखते हैं क्या था। और मेरा मानना यह है कि आपके प्रमोटर्स, आपकी कंपनी उतनी स्टेबल है जितना आपके प्रमोटर का ब्रेन स्टेबल है। जी जी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन और बेहतर परफॉर्म करने के चक्कर में सब कुछ, जल्दी से सब कुछ अचीव करने के चक्कर में सब कुछ खराब कर लेती हैं। जी जी फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती हैं। आज भी ये बदल गया, कल भी वो बदल गया। आज रेट कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। आज पॉलिसी कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। आज प्लान कुछ और, कल कुछ और। बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस जो है वो भी किलर होते हैं। आपके मैनेजमेंट के ब्रेन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो स्टेबल ब्रेन है,
देखो रिक्वायर्ड टाइम पे अगर चेंजेस नहीं करोगे, समय पे रहते आप ब्रेक नहीं लगाओगे, समय पे रहते आप एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे तो भी गलत है। लेकिन बार बार ब्रेक दबाते रहना भी, बार बार एक्सेलरेटर दबाते रहना भी सही और अक्लमंदी का काम नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके प्रमोटर्स का सबसे बड़ा रोल प्ले ये है कि वो किस विजन के साथ काम कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ कर रहा है, किस इंटीग्रिटी के साथ कर रहा है, क्योंकि वही वैसा ही सिस्टम डेवलप करेगा। और हमने एक चीज प्रूव की है कि हमने ना सिर्फ कस्टमर का ख्याल रखा है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर का भी ख्याल रखा है। हमारे पास लीडर्स के चेक भी लगातार बढ़े हैं, हम प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज बताऊं, मेरी इंडस्ट्री में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि लॉकडाउन और इतने हार्ड टाइम में कोई कंपनी ग्रो कर सकती है। इंडिया की मैक्सिमम कंपनीज ने अपनी 30%, 40%, 50%, 60%, 70% सेल खोई है। ऐसे दौर में हम लोग एक ऐसी कंपनी है जो महीने में 30% ग्रो कर की तरफ चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है हम लोगों की इंटेंशन का, ये बहुत बड़ा सबूत है हम लोगों की इंटीग्रिटी का, ये बहुत बड़ा सबूत है हम लोगों ने किस तरीके से मूव किया है। और इस बढ़ती हुई सेल के कारण जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लेके या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने को लेके, कल हमारे जो प्रोडक्ट 2 लाख पीस के साथ लॉन्च हो जाते थे, आज बड़ी सेल अगर मैं बात करूं तो वही आपको 5 लाख पीस से कम अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो आपके स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समटाइम्स तो मैं देखता हूं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारे पास 2 लाख पीस आए और वो 2 घंटे में स्टॉक आउट धड़ाक। तो ये क्या है, ये ग्रोथ जो मिल रही है, ये ग्रोथ आप लोगों ने जो पॉलिसीज बनाई, जो मार्केट में उसको एक्सेप्टेंस मिली, उसमें जो लोगों का प्यार मिला, जो सहयोग मिला, उसने आपको एक नया चैलेंज दिया कि भैया मार्केट आपकी तरफ झुक रही है, मार्केट आपके पीछे लग गई है, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। एंड नाउ बी रेडी, चैलेंज इज देयर, आप सप्लाई करने में ना चूक जाए। आप ऐसा ना हो कि अब आप पूरी मार्केट ओके ओके चिल्ला रही है और ओके का प्रोडक्ट मिलना ही बंद हो जाए। तो जी जी ऐसे में हमारी जिम्मेवारी यानी कि सर आप ये बता रहे हैं कि बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ चैलेंज नेचुरली बढ़ते हैं और मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। 100% बढ़ते हैं और बहुत सारी कंपनियों के बढ़े हैं। तो आप क्या प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं आने वाले टाइम में जो इन चैलेंजेस को मीट आउट करवाएं और एक बेहतरीन हम और इस प्लेटफॉर्म को एक बेहतरीन सपोर्ट कर पाए अपने लीडर्स को या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को? हमने सबसे पहले हमारी जो आज की डेट में हमारी प्रोडक्शन थी, इस पैंडेमिक में हमने वो मशीन या वो प्रोडक्शन की तैयारी की है जो आज से 10 गुना ज्यादा अगर हम टर्नओवर ले जाएं, अगले 3 महीने के अंदर हम उस पोजीशन में होंगे कि अगर हम आज से 10 गुना ज्यादा जंप ले जाएं, यानी कि हम 150 करोड़ का टर्नओवर करें, हम लोग 200 करोड़ का टर्नओवर करें महीने का, तो भी हमारे प्रोडक्ट शॉर्ट ना हो। अब हम अगले 3 महीने में उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारे वेयर हाउसेज खुलना है तो 3 महीने में हम हमारे मैक्सिमम वेयर हाउसेज ओपन कर चुके होंगे। अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमने जम्मू का वेयर हाउस ओपन किया, सिलीगुड़ी का किया, आसाम का ऑलरेडी चल रहा था, कानपुर का खुलने वाला है, महाराष्ट्र में भिवंडी में आपका शुरू होने वाला है, आपका बेंगलोर में शुरू होने वाला है, आपका गुजरात अहमदाबाद में शुरू होने वाला है, आपका पंजाब में हम लोग वेयर हाउस शुरू करने की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं। हम लोग गाजियाबाद में वेयर हाउस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार एक वेयर हाउस हम लोग गाजियाबाद में बनाने जा रहे हैं। तो हम व्हाट वी आर डूइंग, हम अगली तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को हम 10 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर हमारी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की, यानी कि जो आज हम टर्नओवर कर रहे हैं, हमने उसके लिए मशीन्स क्या, पैकेजिंग क्या, इंग्रेडिएंट क्या, रॉ मटेरियल क्या, उसकी स्टोरेज क्या, आपके वेयर हाउसेज क्या, आपका मदर वेयर हाउसेज क्या, आपकी फैक्ट्री क्या, आपका रोड मैप सब तैयार है। और अगले 3 महीने के बाद हम उस लेवल पे होंगे कि हमारी प्रोडक्शन उस चीज को संभाल सकती है, हमारी डिलीवरी उस चीज को संभाल सकती है, हमारे वेयर हाउसेज उतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम आज से 10 गुना सेल ले जाएं तो भी 150 करोड़ 200 करोड़ महीने की सेल ले जाएं तो आप जुलाई अगस्त और सितंबर के बाद कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा जी प्रोडक्ट नहीं मिला, अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही या पहुंचने में टाइम ज्यादा लग रहा है। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वक्त काम करना चालू कर दिया है। हम लोगों ने आईटी की पूरी डेवलपमेंट नए सिरे से हो रही है, हम नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, हम ई कॉमर्स वेबसाइट लेके आ रहे हैं, हम लोग नई प्रोडक्ट की रेंज लेके आ रहे हैं ताकि आपके टर्नओवर को भी बढ़ाया जा सके, उसे सर्व भी किया जा सके और आईटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपके लोगों को मतलब
ये सर्विस मिल पाए आईटी में। जब आप लॉगिन करने जाएं अपने बिजनेस को तो इजीली हो जाए, आप बिलिंग करने जाएं तो इजीली हो जाए, जब आप कोई रिपोर्ट निकालने जाएं तो इजीली हो जाए, जब आप अपनी टीम को कोई मैसेज देना चाहें तो इजीली हो जाए, जब आप अपनी टीम की रिपोर्ट चेक करना चाहें तो इजीली हो जाए। तो हम बहुत इक्विप्ड आईटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो 3 महीने के अंदर मार्केट में होगा। यानी कि 4th एनिवर्सरी में एक ही चीज कमिट करता हूं अपने साथ में, मेरा खुद से वादा है कि 4th एनिवर्सरी पे हम लोग स्टेज से एक लाइन बोलना चाहते हैं, नाउ कंपेयर अस विद एनी कंपनी ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो चाहे कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, कितने ही अच्छे लोगों के साथ है, हम लोग नया स्टाफ लेके आ रहे हैं, हम लोग एफिशिएंट स्टाफ लेके आ रहे हैं, हम लोग सीआरएम पे नया काम कर रहे हैं, हम लोग कॉल सेंटर पे नया काम कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको आज हम इसलिए तैयार नहीं कर रहे हैं। और अगले 3 महीने में हमारा खुद से वादा है कि हम उस सिस्टम को डेवलप कर लेंगे, चाहे वो सीआरएम है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, चाहे वो आपकी इवेंट मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी लिटरेचर है, चाहे वो आपका, वो अगले 3 महीने में हम उस लेवल पे ले जाएंगे कि आप इस सेल को 10 गुना बढ़ा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं अगले 3 महीने में। फोकस करने वाले नहीं है, पिछले 1 महीने से उस पे लगे हुए हैं, उसके रिजल्ट आना अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। जुलाई में उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, अगस्त में उसके बेहतरीन रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, और सितंबर जाते जाते आप लोग इंडिया की वन ऑफ द स्मूथेस्ट कंपनी होंगे, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ये तो आप जो बात कर रहे हैं सर, मुझे लगता है कि कोई हमारे जो राइवल्स हैं, बिजनेस राइवल्स हैं, वो तो सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत शौक में आगे होंगे। पर इस बीच में एक फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो नॉन बिजनेस क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाए लोग। एक बड़ा लोगों का एक बड़ा सवालात रहता है कि आपको लेके पर्सनली, कि आप सीईओ जैसे नहीं दिखते हैं, समटाइम आप कैसे भी कपड़े पहन के आ जाते हैं। मतलब ये टाई वाला जो कल्चर है, और जहां तक हम इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं इस इंडस्ट्री में, टाइम की, लाइफ की, फाइनेंस की, मुझे तो लगता है कि आप कंफर्ट रहना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंसी रियल आपसे दिखती है, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से। तो वो कॉर्पोरेट वाला कल्चर आपको लुभावना नहीं लगता कि आपको भी वो अपनाना चाहिए समटाइम? देखो, मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है, और वो ये मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हार्ट और ब्रेन से चलती है। जैसे ब्रेन फ्यूल और हार्ट फ्यूल की मैं बात करता हूँ जी। तो आपका हार्ट बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए और ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए जी। जो कंपनियां इंडस्ट्री में क्या दुनिया में आई हैं, दुनिया भर की कंपनियां जो टाई वालों की बंद हो गई जी, और दुनिया भर की कंपनियां जो टी शर्ट वालों की चल रही है। तो ना तो टाई से कंपनी पे कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ना टी शर्ट से कंपनी पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। राइट। तो टाई और अगर टी शर्ट से ही कंपनी चलनी और अच्छी और बुरी का पैमाना होता तो फिर शायद गूगल में आज सोफे नहीं लगे होते। तो शायद आज फेसबुक का सीईओ जो है टी शर्ट पहन के स्टेज पे नहीं आ रहा होता, और अगर ऐसा ही चलना होता तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही नहीं आ रहा होता। और वही वर्क फ्रॉम होम है जो आप बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के आज कंपनी को चला रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियों को इस वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों ने ही जिंदा रख लिया है, वरना बहुत सारी कंपनियां तो इस दौर में जिंदा ही नहीं रहती। तो मुझे टाई पे भी कहीं ना कहीं कोरोना ने टाई अप लगाया है कि आप घर पे बैठ के कंफर्टेबली आप इस बिजनेस को कर सकते। मेरा मानना है, आपको ऑफिस में घर जैसी फील और घर पे ऑफिस जैसी फील, अगर आप एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो, एक आर्टिस्ट क्या कहता है, एक आर्टिस्ट ये कहता है मैं अपने कैरेक्टर में रहता हूं। राइट। वो कभी नहीं कहता मैं अपने कपड़ों में रहता हूं। राइट। तो एज ए लीडर आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए मैनेजमेंट आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए सीईओ आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए ट्रेनर आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए R&D हेड आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए ऑपरेशन हेड आप अपने कैरेक्टर में रहे, एज ए डायरेक्ट सेलर आप अपने कैरेक्टर में रहे। आपका कैरेक्टर नहीं छूटना चाहिए, कपड़े बदलते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मेरा मानना है। तो यानी कि कंफर्टेबल और आपके स्किल्स दोनों ही जो यदि मिल जाए तो आपका स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप स्किलफुल हैं तो, और मुझे ये लगता है कि आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं?
कंफर्टेबल लाइफ में और लाइफ को अच्छे से जिया जा सके। देखो, मैं कामयाबी का मेरा पैरामीटर ये है कि आप लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी पाए, कामयाबी है। कामयाबी सिर्फ पैसे से तो नहीं हो सकती। राइट राइट। अगर कोई मुझे कहे कि डीके सारंग जी को हम लोग 1 लाख करोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, एक 10 बाई 10 के कमरे में ही रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, उस 10 बाई 10 के कमरे से बाहर नहीं आएंगे, या यही खाना पड़ेगा, कुछ और नहीं खाएंगे, या ऐसे ही बातें करनी पड़ेंगी, इसी लैंग्वेज में बातें करनी पड़ेंगी, दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तो क्या वो पैसे मेरे लिए कोई मायने रखेंगे? डेफिनेटली से नहीं रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए पैसा मायने रख रहा है या आप? इसलिए मेरा मानना है कामयाब, अगर आप, बाबा रामदेव क्यों कामयाब है? क्योंकि उसे जिस चीज से प्यार है वो कर रहा है। आज इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद भी वही कर रहा है। जी, गॉट माय पॉइंट? आज जी, भी जी। एनडीटीवी पे आके योगा सिखा रहा है, फाइट अगेंस्ट कोरोना विद बाबा रामदेव। डेफिनेटली। डेफिनेटली। इसे समझ लीजिए, जी, आपको जी, जो जी। करने में मजा आता है, आपको जो करने में प्यार है, आप जिसको पूरी जिंदगी कर सकते हैं, जिस काम को अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी मोहब्बत से कर सकते हैं ना, मैं जी, उसे जी, कामयाबी जी। मानता हूँ। जी, मैं जी, उसे जी। कामयाबी मानता हूँ। जी, जी। तो मैं अपने आप को कामयाब मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस काम से प्यार करता हूँ, मैं जैसा रहने से प्यार करता हूँ, मैं जैसा दिखने से प्यार करता हूँ, मैं फेक बनने से बचता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा रहना मुझे पसंद है। और मैं लोगों के सामने दिखावे से दूर रह के जो मेरी औकात है मैं उस औकात में रहता हूँ, मेरी जो हैसियत है मैं उसमें रहता हूँ। मैं लोगों को भी धोखे से बचाता हूँ। मैं तो लोगों को भी कहता हूँ, भैया लग्जरी मत खेलना, कार मत ले लेना। कहीं ऐसा हो कि तुम कारों के पीछे दौड़ो और घर नहीं बना पाओ, कहीं ऐसा हो तुम कारों के पीछे दौड़ो और इंश्योरेंस भी नहीं करा पाओ, कहीं ऐसा हो कि तुम कारों के पीछे दौड़ो और माँ बाप के लिए कुछ खुशियां नहीं दे पाओ, उनको कुछ खरीद के नहीं दे पाओ। तो बट ऑब्वियस है, मैं जो बोलता हूँ ना वो खुद पे भी करता हूँ। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जो आपका दिल करता है ना वो बहुत जरूरी है। और आपका दिल, जी। सर मैं क्या करूँ, मुझे आप सीमेंट का कितना ही बड़ा महल दे दो, मुझे पौधे के साथ बैठ के, फूलों के बीच में बैठ के, या थोड़ी बहुत हरियाली के बीच में, मैं 50 गज के मकान में, 30 गज के मकान में रह सकता हूँ अगर चारों तरफ हरियाली है। और मैं 5 एकड़ के घर में, 50 एकड़ के घर में नहीं रह सकता अगर चारों तरफ सीमेंट है। ये मेरा नेचर है। जी, लोगों जी, को जी, ये जी। दिखाने के लिए कि मेरा महल है, मैं तो हमारे जितने, अपने आप को किल तो नहीं कर दूंगा ना। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है सर को सुन रहे हैं, तो यही निकल के आ रहा है, जो ये कंठ लोग हम लगाते हैं, ये कुछ हद तक अच्छा दिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट नहीं, इसी से सारी चीजें। मैं भी लगाता हूँ, लेकिन जिस दिन दिल करता है उस दिन लगाता हूँ। राइट। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन में, जब कोई एडीपी होती है, एलडीपी होती है, जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जब कोई सेमिनार होता है, मैं भी लगाता हूँ और कंपनी की टी शर्ट भी पहन लेता हूँ। और जब मैं आराम से बैठा होता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है या मुझे ऑफिस का काम करना है, तो उस समय कोई जरूरी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, सर आपको एफिशिएंट होने की जरूरत है, एफिशिएंट दिखने की जरूरत नहीं। राइट। सो सर, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आपने सारी प्लानिंग बताई कि आने वाले टाइम में सारी चीज डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो जोरों पे चल रहा है, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ की बात करें या ग्राउंड पे। वो तो अभी आप नया वेयर हाउस जो बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहे हैं, आप तो हर रोज ही देखते हैं। कभी कभी जाके वीडियो लाइव करके इन लोगों को, सब लोगों को दिखा भी दीजिए। मैं आज हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे पूछ रहा, मैं सारी चीजें जानता हूं, बट आपके मुंह से सुनना कहीं ना कहीं हमारे लिए, सभी के लिए एक कहीं ना कहीं वो स्किलफुल मोटिवेशन का काम करेगा, यदि मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। अगला सवाल ये है कि इस डेवलपमेंट के फेज में अचीवमेंट पे बात की जाए, ओके लाइफ केयर के, चाहे वो पे आउट्स की बात की जाए, प्रोडक्ट्स पे तो लोग फिजिकली देख ही पा रहे हैं। अभी तक जो पे आउट आ रहे हैं लोगों के, लाइक प्रदीप जी का, अखिलेश जी का, सोनम जी का, मनोज परिहार जी का, वे टू सक्सेस, बाजवा जी, विक्रांत जी, या और बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे जिनका पे आउट बहुत अच्छा, एक अपना ड्रीम इनकम के आसपास पहुंच गया। आप मनीष जी की बात कर लीजिए। अब मनीष जी भी जी। शामिल हो गए 3 महीने से। राइट। मनीष जी को मैं अब आप डीएमए की बात कीजिए, ध्रुव जी की बात कीजिए, वो भी उसमें शामिल हैं। अब आप बहुत सारे नाम हैं। अब आप संजीव सोनी जी की बात कीजिए, वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। अब आप
अगर मैं नए लोगों की बात करूं तो नए लोग बहुत पिछले 4-5 महीने में आए हुए लोगों ने बहुत अच्छा पे आउट बनाया है। आप सागर सिन्हा जी की बात करें, आप अजय शर्मा जी की बात करें, आप आदित्य कोल जी की बात करें, आप यहाँ पे एन नंबर ऑफ लीडर्स हैं जो बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने कमा रहे हैं, जो 4 महीने 3 महीने पहले आए हैं वो भी हर महीने उनका पे आउट बढ़ रहा है, जो 6-7 महीने पहले आए हैं उनका भी हर महीने पे आउट बढ़ रहा है, जो साल पहले आए हैं उनका भी, जो 20 जी महीने जी पहले आए उनका भी, मतलब कंटिन्यू, चाहे कोई 3 महीने पहले आया या 30 महीने पहले आया, उनके पे आउट बढ़ रहे हैं, और यही राइट हमारी राइट जी। बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों ने वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एजेंडा चलाए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में। बट जहां तक अचीवमेंट की बात करें फीमेल्स वुमेन एम्पावरमेंट में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी एक वैक्यूम दिखता है। जहां हमारी कंपनी में ओके लाइफ केयर में बात करें तो सोनम जी एक वो यूथ आइकन का वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे चेहरा आने वाले इस इंडस्ट्री का दिखाई दे रहे हैं। साथ में दीपा जी हैं, प्रीति जी हैं। हमने मतलब एक यूनिवर्सल थ्योरी जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट की थ्योरी के साथ चल के सारी चीजें हमें पता ही नहीं लगा कि कैसे ये डेवलप हो पाई। मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जो हमारी ग्रोथ है, जब पे आउट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो आप कहाँ आते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमारे लीडर्स का जो पे आउट रहेगा आने वाले 1 साल के बाद, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करें, आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ इसी चीज को, आपकी आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों का एजेंडा कंपनी के टर्नओवर फोकस्ड है, और आपको जब सुनते हैं तो आपका एजेंडा होता है लीडर्स के पे आउट को फोकस करना, कि यदि लीडर का पे आउट आगे बढ़ता है तो बट ऑब्वियस है बाई प्रोडक्ट है कि कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो ये जो आपका एजेंडा है, जो आपका विजन है, इसको 1 साल के बाद हम कहाँ देखें, यानी कि हमारे लीडर्स कहाँ देखें, या आने वाले अपकमिंग जो ओके लाइफ केयर में नजरें गड़ाए बैठी है, तो क्या आप क्या बताएंगे? मेरा मानना है कि आप नीचे से लेके ऊपर तक सबके अचीवमेंट्स पे ध्यान रहे, कोई किसी भी सेगमेंट पे पिछड़े नहीं, बैलेंस बहुत जरूरी है। जहां मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े अचीवर्स की, तो मेरा मानना है 2022 में हम इंडस्ट्री की हाईएस्ट पे आउट का रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके होंगे। ये मेरा खुद से एक कमिटमेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल एक टारगेट है जो मैंने लिया हुआ है कि 2022 में हम लोग इंडस्ट्री के हाईएस्ट पे आउट अचीवर्स हमारी इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, और उसके लिए हम शिद्दत से लगे हुए हैं। और उसके लिए जो अगले 3 महीने हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लीडर्स के पे आउट को 2 गुना 3 गुना करने वाले होंगे, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट की रेंज बढ़ेगी, आपके वेयर हाउसेस बढ़ेंगे, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका पे आउट 1.5 से 2 गुना सिर्फ सर्विसेज के और बड़े हो जाने से और प्रोडक्ट के और आपके करीब पहुंच जाने से, अवेलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाने से, नए प्रोडक्ट जो उनकी मार्केट में नीड बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, किचन क्लीनर, अब आप डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कॉफी लाने की बात कर रहे हैं, हम लोग हार्ट के लिए कॉफी लाने की बात कर रहे हैं, हमारी कॉफी की रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर दिसंबर जनवरी के आसपास बेवरेजेस एंड 4th एनिवर्सरी पे बेवरेजेस लाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि 2022 तक ना सिर्फ हम हाईएस्ट पे आउट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बल्कि 2022 तक जाते जाते हम लोग सबसे ज्यादा 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले लीडर्स भी हमारी कंपनी में प्रोड्यूस कर चुके होंगे। और बाय 2025 तक हम इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्यों? मेरा मानना यह है कि अगर लोग कमाएंगे तो वो जो लोग कमाएंगे वो मार्केट को प्रभावित करेंगे, वो जो लोगों की लाइफ बदलेगी वो मार्केट को प्रभावित करेगी, वो जो उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा वो लोगों को प्रभावित करेगा, वो जो उनके पास इंडिपेंडेंस आएगी, वो जो उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी वो मार्केट को प्रभावित करेगी, वो जो जहां पे सक्सेस दिखेगी, वो जो माहौल बनेगा, वो जो मोमेंटम बनेगा वो मार्केट को प्रभावित करेगा, और वो बहुत पॉजिटिव चीज होने वाली है ओके लाइफ केयर के लिए। और मैं यकीन मानिए आज आप लोगों का सबसे बड़ा जो गतिरोध है, जो अवरोध है, वो पता है क्यों होता है मार्केट में पैदा? क्योंकि हमारी कंपनी के लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं ताकत का विरोध हमेशा होता है। तो जैसे जैसे हमारे लीडर ताकतवर बन रहे हैं तो मुझे यहाँ पे वो हल्का सा वो याद आ रहा है, वो मूवी देख रहे थे धोनी वाली, अच्छा माही मार रहा है, माही मार रहा है, यानी कि ओके लाइफ केयर के लोगों के चेक, लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग को ये अपोज करने के लिए तैयार कर रहे हैं।
यस 100%। अगर आप एक चीज को और मेरे से बात करें, जैसे मैंने बोला, अब अगर मैं बात करूं तो आप अमेरिका में सबसे ज्यादा किसके बारे में अच्छी और बुरी बातें सुनते हैं? ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। उसके अलावा अमेरिका के 10 और नाम बताएंगे मुझे? नहीं, याद ही नहीं आएगा। हिलरी क्लिंटन कहाँ पे है, बराक ओबामा कहाँ है, वो जॉर्ज बुश वो कहाँ है? वो तो 3 हुए, 10 नाम बताइए। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए वो कौन आदमी है जो इस बार इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फाइट करने वाला है पीएम चुनाव के लिए, पीएम कैंडिडेट? नहीं मुझे याद नहीं आएगा। नहीं पता, लेकिन हम चुटकुले बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पे, हम हंसी मजाक करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का। हम यहाँ पे इंडिया की बात कर लीजिए, जब मनमोहन सिंह जी थे तो उनका विरोध हो रहा था, आज मोदी जी का विरोध करने की भी बात हो रही है। अगर आपका विरोध हो रहा है तो समझ लो साहब कि आपने अपनी प्रेजेंस दर्ज करा दी है, और ये दर्ज कराना 3.5 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट है ओके लाइफ केयर के लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स की। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आज पूरी इंडस्ट्री हमारे बारे में बात कर रही है, ये तय है। डेफिनेटली सर, ये तो पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरा मुझे लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में 2 दिन से आया है वो भी कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को उठाता है, या ओके लाइफ केयर के प्लान को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों रूप से देखने को मिलता है। हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जो ये अफोर्डेबिलिटी की और एथिकल की जो विचारधारा आपने अपनाई, और इसको अपने विचारों को आपने पिछले 3.5 साल से एक एनर्जी के साथ प्रमोट किया है, और हम उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जितने लीडर्स थे उन्होंने भी विचारधारा कंटिन्यू करके इसको मजबूती देने का काम किया है, आपके साथ साथ पूरी मैनेजमेंट ने, पूरे लीडर्स ने। इस रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो आंदोलन था सस्ते प्रोडक्ट का या अफोर्डेबल प्रोडक्ट का, इस आंदोलन को सेट करने के बाद आपको शांति पड़ी है या नहीं पड़ी है? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, या और दिल में कुछ आपकी अभी तमन्नाएं बची हुई कुछ हिलाने की? मतलब कैसा फील कर रहे हैं आफ्टर रेवोल्यूशन? सर, आपने एक रेवोल्यूशन छेड़ा, आपने आजादी की एक मसाल जलाई है, आपने क्रांति की एक मसाल जलाई है। अब ऐसे में आपकी जिम्मेवारी है, जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाए आप केयरलेस नहीं हो सकते जी। क्योंकि अब क्या होगा, अब मौका प्रस्त लोग भी आएंगे जी। अब इस क्रांति में कुछ लोग ऐसे शामिल होंगे जो हकीकत में क्रांतिकारी होंगे, कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जो क्रांतिकारी का मुखौटा पहन के आएंगे लेकिन लोगों का नुकसान कर जाएंगे, क्रांति को कमजोर करेंगे। जी। तो ऐसे में अब बहुत सारी कंपनियां हमारी विचारधारा की, हमारी वाली ही बातें बोलना शुरू कर देंगी। जी। हमारे वाले ही तरीके अपनाना शुरू कर देंगे। जी। वो प्राइस वॉर पे भी बात करेंगे, वो प्रोडक्ट पे भी बात करेंगे, वो और 25 चीजों पे बात करेंगे, वो सुधार पे बात करेंगे। वो इंडस्ट्री पहले 25 साल से नहीं बदली थी, ये नहीं हो रहा था, जो मैं 3.5 साल से बोल रहा हूँ वैसे वैसे डायलॉग अब बाकी की कंपनियां बोलेंगे। जी। नई कंपनियां भी बोलेंगी, जो कल आए वो भी बोलेंगे, जो हमसे पुराने हो गए और कामयाब नहीं हो पाए, जो हमसे पुराने थे, काफी पुराने थे, कामयाब नहीं हो पाए, अब उनको लग रहा है कि जो डी के सारन जी ने किया, जो विक्रांत जी ने किया, जो ओके लाइफ केयर ने किया, उनके लीडर्स ने किया, ये हम कॉपी कर लेते हैं, हम पुराने हैं, हम बना लेंगे। तो अब क्या है, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जो एजेंडा आपने उठाया उसको आपको ही मुकम्मल करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए मौका प्रस्त लोग आपकी पूरी एनर्जी को डाइवर्ट कर दे, खराब कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडस्ट्री बदलने से पहले फिर बिखर जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे मौका प्रस्त लोग जो बार बार कुछ भी बदलते रहते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट प्लान ले आए, कभी कोई स्कीम ले आए, कभी कोई ऑफर ले आए, कभी ये प्लान बदल दिया, कभी दाल चावल, कभी ये कभी वो, कुछ न कुछ कर देने वाले लोग अब आपको फॉलो करके कहीं वो ये बताना ना शुरू कर दें जी हम इंडस्ट्री बदलेंगे। अरे भैया, तुमने इंडस्ट्री बदलनी होती तो बदल दी होती। जी। 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 जिसकी इंटेंशन है, जिसकी सोच है, जिसने इसे अपनाया है, वही बदलेगा। बाकी लोग तो मौका प्रस्ती का फायदा, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस क्रांति में शामिल होना चाहेंगे, कुछ आपके साथ, आपकी विचारधाराओं के साथ, आप ही की कंपनी में, कुछ कहीं और बड़ी ईमानदारी के साथ इसे अपनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि जो विचारधारा आप लेके चल रहे हो, वो जो विचारधारा लेके चल रहे हो वो उनकी अपनी विचारधारा है या किराए की है। और किराए की विचारधारा तो साहब कभी भी खाली हो सकती है। डेफिनेटली, क्योंकि मकान आपका है या किराए का है, पहले तो ये बताएं। डेफिनेटली मकान आपका है, आप 4 मंजिल और ऊपर बना सकते हैं, आप 2 मंजिल तोड़ सकते हैं, आप दोबारा बना सकते हैं, मकान आपका है। लेकिन अगर किराए का है साहब, तो आपको उसी में सीमित रहना पड़ेगा। पेंट कराते हुए भी पूछना पड़ेगा। अब उन्हें ये पता ही नहीं है
कि हम अगली क्या प्लानिंग कर रहे हैं। हम अगली प्लानिंग करेंगे, फिर वो उसको कॉपी करेंगे, फिर हम अगली प्लानिंग करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, जब उन्होंने हमसे 4 कदम पीछे ही रहना है। जी जी जी। तो फिर लोगों को उस कंपनी के साथ आना चाहिए जिनकी विचारधारा कम से कम उनसे 4 कदम आगे रहेंगे। जी 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 जी। तो डेफिनेटली तो ये सक्सेस का मंत्र ये है। आपका कहने का मतलब है इस रेवोल्यूशन को जो आपने कुछ मुकाम तक पहुंचाया है, इसमें अब हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई क्या? ऐसे कोई 100 देखिए सर, 100%। आपने एक घर बना लिया तो उसमें दरवाजा भी होना चाहिए, उसमें ताला भी होना चाहिए, उसमें कुंडी भी होनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी इक्विपमेंट भी होने चाहिए, और आजकल तो सीसीटीवी भी बहुत जरूरी है। जी 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 जी। राइट आपने राइट राइटली आपने सेड एक सर। बुनियाद खड़ी की है, आपने एक महल बनाया है, आपने लोगों की उम्मीदें जगाई हैं, आपने लोगों को सच का रास्ता दिखाया है, आपने लोगों में प्राइस को लेके अवेयरनेस फैलाई है, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट को लेके अवेयरनेस फैलाई है, आप लोगों को अच्छी सक्सेस मोड में लेके जा रहे हैं, लोगों के पे आउट ग्रो कर रहे हैं, उनका करियर बन रहा है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि फेक लोगों से उन्हें बचाना भी है, जी 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 मौका जी प्रस्त लोगों से उन्हें बचाना भी है, प्रोटेक्शन का इंतजाम भी। घर में आप अच्छा बाथरूम बनाएंगे, अच्छा ड्राइंग रूम बनाएंगे, अच्छा वार्डरोब बनाएंगे, सब कुछ अच्छा बनाएंगे, लेकिन एक ताला हरिसन का जरूर खरीदेंगे। डेफिनेटली और आजकल तो वो बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं, आजकल तो टच से भी आ गया है, नंबर से भी आ गया, डिजिटल लॉक्स आ गए। तो ऐसे में मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे लोग जिनका काम आपकी विचारधारा को, आपकी इंपॉर्टेंट चीजों को चुरा के अपना बताना है। राइट राइट। तो तो अगर सही लोग और जी ईमानदार लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो व्हाट दे आर विद यू और नॉट। राइटली सेड राइटली सेड। मैं अच्छे को अच्छा कहने की जिम्मेवारी भी हमारी है, और जी जी बुरे से इस इसमें इंडस्ट्री को बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो इसी में यहाँ मैं पे कहता हूँ जो हमें हमें आप जो ओके लाइफ केयर की जो विचारधारा है, जो ओके लाइफ केयर का एक एजेंडा है बिजनेस करने का, या इस मार्केट में जो हमने अभी तक के कंज्यूमर की थ्योरी को और डिस्ट्रीब्यूटर की थ्योरी को मिलाप करने का जो हमने एक एजेंडा उठाया था, जो कि अफोर्डेबिलिटी, एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात करते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ उसमें पे मैं एक मिनट विक्रांत जी, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर देना चाहता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं जी कि कौन इस विचारधारा का आदमी है और कौन नहीं है। जी जो कंपनी और जो आदमी इस विचारधारा का है उसका साथ दो, जो आदमी और कंपनी इस विचारधारा की नहीं है उसका साथ मत दो। जी। अब इस विचार, क्योंकि आप सब लोग क्रांतिकारी का झंडा लेके उठेंगे, अब क्या पता कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है। जी जी जी। तो इसको पहचानने का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा तरीका है। जिस कंपनी में पावर लेग बढ़ती है, जी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी के ऊपर किसी को बैठा दिया जाता हो, बल्क जी सेल होती हो, रैंक जी बेस्ड सेल होती हो, जी लोगों के घर गोडाउन बनते हैं, जी लीडर्स शाम को शराब की पार्टियां चलाते हैं, जी मैनेजमेंट खुद पार्टियों में दारू पिलाती हो, जी। तो ऐसी ऐसी कंपनियां कभी भी इस क्रांति का हिस्सा नहीं हो सकती। इनमें से अगर कोई कंपनी 2 काम भी कर रही है तो वो इस ईमानदारी का हिस्सा नहीं हो सकती। जी जी तो ये ध्यान रखना है कि उस कंपनी में शराब वाला कल्चर, नॉनवेज वाला कल्चर, पार्टी वाला कल्चर, बल्क बाइंग वाला कल्चर, पावर लेग वाला कल्चर, एक दूसरे को ऊपर बैठा देने वाला कल्चर, इनका ट्री घुमा देने वाला कल्चर, इधर को उधर कर देने वाला कल्चर, रोज प्लान बदल देने वाला कल्चर, कुछ भी नया अडॉप्ट कर लेने वाला कल्चर। आज भी लोगों की कंपनियों के माल ट्रेन में, बस में तो नहीं जा रहे हैं कि ट्रेन में जाने वाला कल्चर, बस में जाने वाला कल्चर, कि उन्होंने अपना लॉजिस्टिक कॉरियर ही नहीं सेट किया आज तक। तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि अगर ये वाले कल्चर किसी कंपनी के पास है, यस यस इनमें से कोई भी है, मींस तो मींस वो साइन आउट कर लो, वो इस क्रांति का हिस्सा नहीं हो सकती वो कंपनी। राइट राइट। इस यानी क्रांति कि के लिए आपको एथिकल होना पड़ेगा, आपको जो सिस्टम से ग्रो करना पड़ेगा, आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, यस मौका यस पर। यस। तो ये चीजें जहाँ पे है, ईमानदारी यानी जहाँ कि पे यानी कि अडॉप्टेड जो विचारधारा आने वाली है, जैसे कि हमने अफोर्डेबिलिटी की विचारधारा को प्रमोट किया, जो आने वाले टाइम में अडॉप्ट की जाएगी, कोई भी कंपनी, जैसे आप कुछ नए लोग भी हमारी इंडस्ट्री में, अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो इसी विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है या ये सिंपल है, अभी तक जो आपने 4 साल का देखिए अनुभव रहा है? देखिए मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में सब कुछ बहुत सिंपल है और सब कुछ बहुत मुश्किल है। कोई चीज आसान और मुश्किल के बीच में मेरा एक सेंटेंस है जो मैं पहले दिन से बोलता हूँ, जो आपको आता है वो आसान है और जो आपको नहीं आता वो मुश्किल है। जी हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, भैया नकल के लिए भी अकल जरूरी है। जी 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 लोग नकल तो मार लेते हैं, अकल नहीं ला पाते। और जिसके पास नकल मारने की अकल है
जिसमें चीजें सीखने की इच्छा है, जो चीजों को ईमानदारी से करना चाहता है वो कर जाएगा, उसके लिए आसान है। और जी जी जिनमें ये गुण नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी करना इतना आसान होता तो वो इंडस्ट्री को हम बदलने की बात ही क्यों करते? जो सक्सेसफुल कंपनियां थी हम उनको कॉपी कर लेते। जी जी जी। सर आप प्लान कॉपी कर सकते हो, आप अगले की बातें कॉपी कर सकते हो, अगले की सोच, अगले की तैयारी, अगले के फ्यूचर, अगले का विजन थोड़े ना कॉपी कर लोगे। उसे पता है कब डेफिनेटली क्या करना है, उसे पता है कब क्या डेफिनेटली करना है, उसकी अगले 1 साल की तैयारी क्या है, आप कैसे कॉपी कर लोगे? वो तो तभी कॉपी हो पाएगी ना जब वो आ जाएगी डेफिनेटली मार्केट में। अब जैसा आपका वो पुराना डायलॉग है, सोनू निगम का गाना कोई भी गा सकता है, जो सोनू निगम जी ने गाया हो उस जैसी आवाज में गा सकता है, उससे बेहतर गाने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन अगला गाना गाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर फिर सोनू निगम को ही बुलाता है, वहां आम पब्लिक को नहीं बुलाता। सोनू डेफिनेटली निगम सर अगला गाना कौन डेफिनेटली सा गाएगा ये सोनू निगम ही जानता है। डेफिनेटली सर डेफिनेटली। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बचे हैं सर, आपके पास अरे क्या परमिशन है तो हम कि, कि, हम कि, आगे कि, बढ़ाएं इस चीज को। कितने सवाल है मेरे भाई, कितने सवाल है? आ, कुछ नहीं सर, अब मोटी मोटी तो हमने बात पूछ ही ली, आपने बड़ा बेबाकी से के साथ और बड़ा क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दिया, और बड़ा आपका जो बताने का तरीका रहता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है आपकी, एक ऐसी शख्सियत हो आपके गांव में बैठा हुआ एक नया नया डिस्ट्रीब्यूटर भी आराम से समझ जाता है कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए आपको अब इनवाइट किया था कि आप अच्छी तरह बता नहीं, पाएंगे। मेरी आदत एक ही है कि जो दिल में है बोल दो। डेफिनेटली। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि 2025 में आप ओके लाइफ केयर को, मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि वो हमें मालूम है कि हम 2022 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वो मुकाम जो हमें लग रहा है, प्रिपरेशन जो कर रही है हमारे लीडर्स का, जो मोरल है या जो बिलीफ सिस्टम है, वो हमें लग रहा है कि 2022 में हम इन चीजों को बड़ी आसानी के साथ चैलेंज आएंगे बट कर पाएंगे। मुझे मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है, आपके साथ मैंने जो सीखा है या आपका बिलीफ सिस्टम जो देखा है उससे लग रहा है। पर 2025 में आते आते, जो कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसके डाटा, जिनकी रिसर्च एनालिसिस बताते हैं कि इंडस्ट्री इतने करोड़ की हो जाएगी, उतने करोड़ की हो जाएगी। मैं इस करोड़ वाले चक्कर से बाहर निकल के एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ओके लाइफ के 2025 में कुछ ऐसे लीडर दे पाएगी जो वर्ल्ड की इंडस्ट्री में जाने जाएंगे? मेरा मानना है ये काम हम 2022 में ही कर लेंगे। वाह। 2022 खत्म होने से पहले 2022-23 के अंदर हम ये काम कर लेंगे। और अगर 2025 की बात करना चाहते हैं तो 2025 में हमारे एजेंडे में जो चीजें सबसे ज्यादा आती हैं वो आती है कि अब हम इंग्लैंड शुरू करने वाले हैं, यूरोप की कुछ और कंट्रीज हमारे टारगेट में है, यूएसए हमारे टारगेट में है, नेपाल हम करने जा रहे हैं, और इसके बाद अगर आप बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की कुछ कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, और सबसे बाद में हम मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस वाली एरिया को कवर करने के प्लान है। तो तो 2025 अभी तक हमारा 2025 अब तक हमारा टारगेट है कि करीबन करीबन 25 कंट्री में हम ओके लाइफ केयर को जी कर रहे होंगे। तो इंग्लैंड का अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट वहां पे हो चुका है। तो हम ऑपरेशन को के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या कितने टाइम में लग रहा है कि हम वहां कर पाएंगे? हमारे इस वक्त प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। प्रोडक्ट सारे रजिस्टर्ड होने, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज में जाएंगे। थोड़ा सा पेंडेमिक भी है, इसके बाद हम थोड़ा सा उसको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे कुछ बहुत अच्छी चीजें डेवलप हो चुकी हैं जो बहुत जल्दी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंग्लैंड तो मुझे लगता है कि हम लोग इस 4th एनिवर्सरी के आसपास, जब हम 4th एनिवर्सरी मना रहे होंगे जनवरी में 2021 में, तो हो सकता है उससे महीना पहले, महीना 2 महीना आगे पीछे, आई होप, राइट। मुझे उम्मीद है कि हम लोग वहां पे प्रेजेंस दर्ज करा देंगे। और वहां पे नहीं, उसके जस्ट बाद हम बहुत बड़ी 1-2 और प्लानिंग कर रहे हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि ये पेंडेमिक खत्म हो और उसके बाद हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो, जब हम इंग्लैंड स्टार्ट करें तो वहां पे हमारे साथ चलें और उस इनॉग्रेशन का हिस्सा बने। तो फिर मजा अलग आएगा। फिर इंग्लैंड को लॉन्च करने का मजा आएगा कि यहाँ के जो स्तंभ हैं, यहाँ के जो हमारे नींव हैं, जो यहाँ जिनके दम पे हम खड़े हुए हैं, वो उस लॉन्चिंग में हमारे साथ रहे। तो इस पेंडेमिक के बाद, इस जैसी चीजें सही होती हैं, इस कोरोना इफेक्ट के जाने के बाद, बहुत जल्दी हम लोग इंग्लैंड में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग कर राइट राइट सर।
लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सारी चीजों का बड़ा क्लियरिटी से जवाब भी दिया और बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई किया जो फील्ड से क्वेश्चन आ रहे थे लीडर्स से या मेरे पास, हो सकता है आपके पास भी आते हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, बट बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो लास्ट क्वेश्चन बस यही है कि आने वाली जो इंडस्ट्री है या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, चाहे वो ओके के हो या हमारे जितने भी मित्र कंपनियां हैं, बिजनेस फाइट अलग चीज है पर है हम एक ही इस इंडस्ट्री का पार्ट, तो आप उन लीडर्स को जो इस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। नंबर वन, ये दौर हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का है, ये दौर एक दूसरे को मजबूत करने का, एक दूसरे के साथ खड़ा होने का है। सब कंपनियों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सारी कंपनियां ग्रो करें और सबसे बड़ी चीज है वो कंपनियां जरूर ग्रो करें जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, जो अपने इसके साथ प्राइस को चेंज कर रही हैं। या देखो, कुछ लोग कहते हैं जी, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स के कॉल आते हैं जी, फला फला कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के रेट कम कर लिए, ये आपके कारण हुआ है। मैं कहता हूँ ये किसी के भी कारण हुआ है, लेकिन वो आदमी ब्रेव आदमी है, वो आदमी बहुत सुलझा हुआ बिजनेसमैन है जिसने ये कदम लिया है। ये उनके अलावा बाकी की कंपनीज को भी कदम लेना चाहिए, ये सब कंपनीज को कदम लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद मार्केट का जो साइज है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी कंपनियां, जितनी अच्छी कंपनियां हैं, उन सब के टर्नओवर जो आज है उससे 10-10, 20-20 गुना बड़े हो सकते हैं। इंडस्ट्री को डेवलप करने का टाइम है, इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी जब बाकी कंपनीज, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, जब ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां अच्छे तरीके से प्रयास करेंगी और सही प्रयास करेंगी तो उसके फायदे मिलेंगे। और मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ये रेवोल्यूशन तो अपना असर लाएगा। आज 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 30 कितने महीने लगते हैं, बस ये देखने वाली बात है, पर ये रेवोल्यूशन असर लगाएगा। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है। विक्रांत जी, जैसे मुझसे कोई कहता है जी आपका ये प्रोडक्ट काम करेगा, तो मैं कहता हूँ जी अगर आप मुझे बताओ मैं आपको पानी पिलाऊं तो प्यास बुझेगी? बोला जी बुझेगी, बस ठीक है। इसमें अगर वो इंग्रेडिएंट डाला हुआ है और उसका ये काम, गूगल पे आप सर्च कर लो, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लो, कोई उसकी आर्टिकल्स पढ़ लो, उसकी यानी कि साइंटिफिक बैकग्राउंड रिव्यूज पढ़ोगे तो वो प्रॉपर्टी उसमें है कि वो काम कर देगी। जैसे पानी की प्रॉपर्टी है, प्यास बुझा देगी, राइट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कैफीन पियोगे तो डिहाइड्रेट करेगा, वो कैफीन का काम है, एनर्जी भी देगा पर बॉडी को डिहाइड्रेट भी करेगा। अल्कोहल भी वही काम करेगा। तो ये अल्कोहल जब अपना काम करेगा, कैफीन अपना काम करेगा, तो कुर्क्यूमिन, पाइपरीन या विथलॉइड्स ये अपना काम क्यों नहीं करेंगे? ये भी अपना काम करेंगे। मोरिंगा अपना काम क्यों नहीं करेगा? गिलोय अपना काम क्यों नहीं करेगा? वो भी अपना काम करेगा। जिंको बिलोबा क्यों नहीं अपना काम करेगा? वो भी करेगा। तो द सेम वे आप लोग जिस पॉलिसी को लेके आए हैं वो पॉलिसी तो काम करेगी, क्योंकि वो पॉलिसी है कस्टमर को कनेक्ट करने वाली। अगर लोग नहीं बदलेंगे तो ग्राहक बदल जाएंगे, और ग्राहक बदलेंगे तो लोगों को बदलना मजबूरी हो जाएगा। डेफिनेटली। तो ये तो आपने एक ऐसा काम कर दिया है कि ग्राहक स्विच होगा, डायरेक्ट सेलर स्विच होगा, तो कंपनियों को बदलाव लेके आना पड़ेगा। और जब कंपनियां बदलाव लेके आएंगी तो इस इंडस्ट्री को सही मायने में अपनी जगह भी मिलेगी। इसका जो एक्सपेंशन होना चाहिए, जितनी एक्सपेंड करनी चाहिए, जितना ये बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, जितनी इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जितना इसको ग्रोथ मिलना चाहिए, वो ग्रोथ भी तभी मिलना चालू हो जाएगा। अब ये बहुत लंबे समय की बात नहीं रही। मुझे लगता है 2022 आते आते हम लोग बहुत बड़े रेवोल्यूशन का हिस्सा होंगे। और विक्रांत जी, आपको और मुझे परमात्मा ने ये मौका दिया है कि लोग याद रखेंगे कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री को चेंज करने वाले शायद ये चंद लोग थे, जिनमें ओके लाइफ केयर के लीडर्स, ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट, उनका स्टाफ, उनकी R&D टीम, उनकी डिजाइनिंग टीम, और इस वक्त उसमें जितने भी लीडर्स अपना आहुति डाल रहे हैं, वो सब लोग क्योंकि याद किया जाएगा। अचीवमेंट तो उनके पास होंगे, अचीवमेंट्स तो बाई प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मार्केट अगर आपके साथ आएगी, सेल आपके साथ आएगी, कस्टमर आपके साथ आएगा, डायरेक्ट सेलर आपके साथ आएगा, तो अचीवमेंट्स तो आएंगे। अचीवमेंट्स तो बाई प्रोडक्ट है, पर अचीवमेंट से बड़ी जिस चीज के लिए हमें याद किया जाएगा वो ये होगा कि हमने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को वो रास्ता दिया जिस रास्ते की इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, बेरोजगारी बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर बेरोजगारी से पीछा कोई इंडस्ट्री छुड़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है तो वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल यही है, यहाँ पे हार्डल्स यही है, यहाँ पे चैलेंजेस यही है
कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को बना दिया है। एक आदमी 50,000 रुपए कमाना चाहता है, हम उसे 50 लाख की गाड़ी दिखाना चाहते हैं। तो इसे ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड जीरो पे लाना पड़ेगा। और जब आप ग्राउंड, जैसे रिपोर्टिंग होती है ना, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, जी जी जी, आप न्यूज में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, तो जब मौके पे पहुंच के रिपोर्टर बोलता है हम ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड जीरो पे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। नीचे वाला आदमी जो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाना चाहता है और सिर्फ अपने घर का सामान खरीद सकता है या वैसा ही सामान बेच सकता है, उसको खरीदने और बेचने की पोजीशन में वो रहे, इस रेट पे, इस क्वालिटी का, इस अच्छी पैकिंग के साथ आपको प्रोडक्ट लाना पड़ेगा ताकि उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो। और आपको प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि 20, 30, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए आदमी अगर मेहनत करे, अगर शिद्दत से काम करे, दिन रात एक करे, तो वो अपने घर चलाने की आमदनी कमा पाए। उसके बाद आते हैं आपके सपने, क्योंकि सबसे पहले मैं कहता हूं सर कि आपका सपना है, राइट, आपका सपना है आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, लेकिन आपकी जरूरत है आप जिंदा रहो। डेफिनेटली। तो पहले आप क्या करोगे? जिंदा रहना। जिंदा रहना। यस। द सेम वे मैं दूसरी तरफ कहता हूँ जी, आपके पास बड़ा सा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, करोड़ों रुपए होंगे, और दूसरी तरफ आपको अपनी माँ के लिए दवाई चाहिए, अपने बापू के लिए कपड़े चाहिए, अपने बच्चों की फीस चाहिए, अपने स्कूल, उनके स्कूल की छोटी छोटी जो बुक्स, पेन, स्टेशनरी लाने के लिए पैसा चाहिए, अपनी वाइफ के लिए घर पे वो किचन को और घर को आराम से चला सके, वो उतने पैसे की व्यवस्था करनी है आपको, दाल चावल चीनी सब्जी आटा दूध दही इसका इंतजाम करना है। तो मुझे बताओ, आप पहले वो सपने देखने जाओगे या पहले आप अपनी वो जरूरत पूरा करने के लिए निकलोगे? डेफिनेटली जो बेसिक नीड्स न जाने कितने लोग हमारी इंडस्ट्री में, न जाने कितने लोग हमारी इंडस्ट्री में आके सिर्फ इसलिए लौट गए कि वो सपने तो पूरे होते देख रहे थे लोगों के लिए, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आने वाले समय में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा कि कितना जल्दी आदमी 20, 25, 30,000, 40,000 रुपए महीना कमा पाए, ताकि उसके घर चले। जब घर चलेगा तो सपना देखेगा। साहब, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप के लीडर इतना कमा रहे हैं, लगता नहीं है, और वो गाड़ियां तो वही चल रही हैं। आज भी सोनम जी इतना कमाने के बाद i10, i20 में चल रही है, आज भी मनोज परियार जी वही पुरानी गाड़ी में चल रहे हैं, आज भी अखिलेश जी के पास सिर्फ X1 ही है, आज भी प्रदीप जी के पास X1 ही है। तो इसका मतलब ये कोई खास कमा नहीं रहे होंगे। आज भी बाजवा जी ने नई गाड़ी नहीं लिया, आज भी विक्रांत जी चलो नई गाड़ी ले आए, आज बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं कहता हूँ भैया, मैं उन्हें कहता हूँ पहले अपने जरूरतें पूरी करो। बहुत सारे तो लीडर ऐसे आए हमारे पास जो दूसरी कंपनियों में मेहनत कर करके थक थक के इस पोजीशन में पहुंच गए थे कि उनके पास घर चलाने की तो छोड़ो, उनके सिर पे कर्जा था। उन्होंने किसी ने अपने जीजे से, किसी ने अपने साले से, किसी ने अपनी बहन से, किसी ने अपनी बुआ से, किसी ने अपने चाचे से, किसी ने अपने ताऊ से पैसे ले लेके अपना घर चलाया था। तो पहले वो अपना व्यवहार सही कर रहे होंगे, उन्होंने अपना पैसा लौटाया। फिर मैंने कहा कि अपने घर की जरूरतें पूरा करो, फिर मैंने कहा उन्हें इंश्योरेंस लो, फिर मैंने उन्हें कहा अपने घर पे थोड़ी सी सेविंग जमा करो, अपने लिए छोटी मोटी प्रॉपर्टी लो, अपने लिए घर लो, फ्लैट लो। और जब मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजों के दौर से वो गुजर जाएंगे, तो मैं उन्हें लाख रोक लूं, आप उन्हें लाख रोक ले, वो सपने पूरे करेंगे, वो लग्जरी गाड़ी भी लेंगे, वो लग्जरी घर भी लेंगे, वो महंगे से महंगे फोन भी लेंगे। जब आपके पास सरप्लस पैसा होगा तो आप उसे एंजॉय करना चाहेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि वो पहले दिन जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, उस दौर में रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करके, अपनी जिम्मेदारियों से भाग के आप अपने सपनों को पूरा करके और लोगों को ये दिखाएं कि ये देखो मैं गाड़ी ले आया, उसकी मैं खिलाफ हूँ। वो मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपका व्यवहार है तो ही व्यापार है, व्यवहार गया तो व्यापार है। डेफिनेटली सर, तो व्यवहार रहना बहुत जरूरी। जी सर, आई थिंक आपने बड़ा हमें टाइम दिया और हम आपका थैंक यू बोलना तो चाहेंगे ही, बट शब्द नहीं मिल रहे वो मोटिवेशनल टाइप में। विक्रांत जी, मैं सिर्फ इतना एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगले 3 महीने जी इतने अहम है हमारे लिए जी। हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अगले 3 महीने के बाद जो हमारे लीडर्स के पे आउट होंगे, अगले 3 महीने बाद जो हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी, जो हमारे वेयर हाउसेस बन चुके होंगे, हमारी फूड एंड सप्लाई, हमारी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, हमारी नई वेबसाइट, हमारा नया IT सिस्टम, हमारा नया CRM, हमारा नया DPUC RPUC कल्चर,
ये हमारे लीडर्स के पे आउट को, उनकी इनकम को, उनके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकता है। और मुझे लगता है उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही आपको और मुझे और हम सबको और सारे लीडर्स को एक ही एजेंडे के साथ काम करना चाहिए, वो ये कि हमारी सेल बढ़े, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, हमारे चैलेंजेस बढ़े, ताकि उन चैलेंजेस को क्रॉस करके हम और मजबूत अपने आप को प्रूव कर सकें। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और मैं चाहूंगा जितने भी अपने हमारे पार्टिसिपेंट आपको सुन रहे थे, एक बार हैंड रेज करके सर का दिल से शुक्रिया अदा करें। ये थे हमारे साथ ग्रेट पर्सनालिटी, डायरेक्ट सेलिंग के रिवोल्यूशनरी सीईओ, एक एनर्जेटिक पर्सन, एक पॉजिटिव आदमी, मिस्टर डीके सारन। हम सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी क्लियरिटी से सारी चीजें बताई, विजन बताया, आने वाला टाइम के चैलेंजेस बताए, लोगों की जो आज ओके लाइफ केयर पे जो सवालात थे वो आपने बड़े क्लियर किए, और आपका जो आइडिया था वो आपने क्लियर किया। आई थिंक होपफुली आने वाले टाइम में बेसिक जो आपकी क्वारीज थी वो क्लियर हो जाएंगी, और जो भी आप लोग मेरे तक क्वारीज पहुंचाते हैं डायरेक्ट 1-to-1 माध्यम से या प्रोडक्ट ट्रेडिंग में बीपीटी के टाइम पे, तो ऐसे ही हम सर को आज इसी जूम के माध्यम से यानी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करके ऐसे आप लोगों के जो सवालात रहते हैं या इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस आ रहे हैं या विजन जो है कंपनी का या प्लानिंग्स हैं, आने वाले टाइम में ऐसे ही पूछते रहेंगे सर से, और उम्मीद करते हैं सर ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। बस मैं लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं या हमें सुन रहे हैं या इस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन भविष्य चाहते हैं या देख रहे हैं, ओके लाइफ केयर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सेट हो चुका है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ है ये कंपनी आप लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती जा रही है और करती रहेगी। तो आप जो लीडर चाहते हैं इस इंडस्ट्री को में एक नया रिवोल्यूशन का हिस्सा बनना, एक नई अचीवमेंट का हिस्सा बनना, अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ना, तो ओके लाइफ केयर आपका वेलकम करती है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को प्रमोट करें, किसी को लोभ लालच या किसी को बल्क बाइंग के धोखे में रख के ऐसा काम ना करें कि जिससे कि हमारी जो आने वाली इंडस्ट्री है, आने वाली जो जनरेशन है या हमारी डाउन लाइन है उस पर ऐसा असर पड़े। तो हमें एक एथिकल तरीके से ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, और सभी का आदर सम्मान इस इंडस्ट्री में, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, सभी का आदर सम्मान, हमारी जो संस्कृति है, सबका जो बात करते हैं कि संसार ही एक देश है, पूरी इंडस्ट्री ही हमारा घर है, सबके अपने अपने विजन है, सबके अपने अपने विजन है। बिजनेस की जो फाइट है वो करिए, पर पर्सनल फाइट में ना जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।